सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि आरजेएस के द्वारा लगातार जो है वो वेबिनार किया जा रहा है और ये वेबिनार पूरे देश भर में अलग अलग विषयों में पॉजिटिव मीडिया, पॉजिटिव इंडिया को दिखा रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। और आज का वेबिनार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कंज्यूमर्स इंटरनेशनल संस्था के नेतृत्व में हर साल 15 मार्च को ये उपभोक्ता अधिकार दिवस पूरी दुनिया में मनाया जाता है। और इस साल 2023 की थीम है स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना, यानी एम्पावरिंग कंज्यूमर्स थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। तो इस पर जोरदार चर्चा की जाएगी और ओपन हाउस सेशन होगा, यानी कि परिचर्चा होगी। और सबसे खुशी की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय कंज्यूमर पॉलिसी के जो एक्सपर्ट हैं प्रोफेसर बिजन कुमार मिश्रा जी, वो हम लोगों के बीच हैं। कंज्यूमर ऑनलाइन फाउंडेशन जो है को ऑर्गेनाइजर है आज के कार्यक्रम का। तो निश्चित रूप से कुछ निचोड़ निकल कर आएगी, क्योंकि यदि हर कोई उपभोक्ता है, राष्ट्रपति से लेकर और एक अंतिम आदमी, वो भी उपभोक्ता है। और अगर उसके अधिकारों का हनन होता है तो उसके लिए उपभोक्ता फोरम और अलग अलग स्लैब में जो हमारे उपभोक्ता के लिए बनाए गए हैं आयोग वगैरह, तो उसको लेकर जागरूकता होनी चाहिए। तो जागो ग्राहक जागो, जो 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 ये शब्द आया, प्रोफेसर बिजन कुमार मिश्रा जी का इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है। और ऐसी शख्सियत आरजेएस फैमिली को दिशा दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से भारत का इतिहास जो है अपने आप में लिखा जा रहा है। और बहुत सारे अधिकार होते हैं, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार है, सुनवाई का अधिकार है, सूचना पाने का अधिकार है, चुनने का अधिकार है, विवाद सुलझाने का अधिकार है, सुरक्षा का अधिकार है, द अवेयर कंज्यूमर, इन्हीं सब चीजों पे। और खास करके इस बार जो है जो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे है, उसकी थीम को बनाकर द अवेयर कंज्यूमर मैगजीन आई है। और हम लोग इस मैगजीन को सपोर्ट करते हैं क्योंकि देश भर में उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण के लिए ये बहुत ही बेहतर काम कर रही है। और आराम जानकी संस्थान आरजेएस पॉजिटिव मीडिया, आरजेएस वाणी और आरजेएस पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस, इसका नजारा देखने को मिला साहित्योत्सव 2023 में, जब ये कार्यक्रम 11 मार्च से और 16 मार्च तक है साहित्य एकेडमी परिसर में, जो मंडी हाउस में है। वहां पॉजिटिव मीडिया कर्मियों ने बहुत ही एक्सीलेंट काम किया। खास करके कल उद्घाटन हुआ। केंद्रीय संस्कृति मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी का संबोधन सकारात्मक रहा है, हेडलाइन भी सकारात्मक बनाया गया है। तो ये अपने आप में एक सकारात्मक भारत आंदोलन की दिशा में सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर उसकी नीतियों के साथ आरजेएस जो है वो खड़ा है। तो आज जो हम लोग बातचीत करेंगे वो सकारात्मक पत्रकारिता और सकारात्मक भारत, यही जो दिशा दे रही है वो उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए भी तथ्य और सत्य आधारित चीजों को यहाँ पर प्रोफेसर बिजन कुमार मिश्रा जी लेकर आएंगे। जो भी संदेह होंगे, जो भी शंकाएं होंगी, उसका समाधान आप प्रोफेसर बिजन कुमार मिश्रा जी से प्राप्त कर सकते हैं। और आज आरजेएस एडवाइजर दीपचंद माथुर जी भी जुड़े हुए हैं और हमारे प्रफुल्ल सेठ जी भी बड़ोदरा से जुड़े हुए हैं और रत्नाभ जी पटना से जुड़े हुए हैं, और भी तमाम लोग जो हैं वो जुड़ने वाले हैं। पहले बता दें कि आकांक्षा जी, बिंदा जी और डीसीएलएम पूरी लिखा हुआ है, नीरू जी जुड़ी हुई हैं।
तो आप सभी का अभिनंदन है कि आइए अधिकारों की बात करें और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। इसके साथ साथ ये बताना चाहेंगे कि हम लोग स्वैच्छिक समर्थन जिस तरह से साहित्योत्सव साहित्य अकेडमी को दे रहे हैं, उसी तरह से आहार मेला लगने वाला है। और 2023 जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है, यानी मोटा अनाज। तो इस मोटे अनाज को लेकर हम लोग आजादी की अमृत गाथा करेंगे और प्रगति मैदान में हम लोग वॉलंटरीली पॉजिटिव मीडिया सपोर्ट करेंगे। जिस तरह से हम लोगों ने एक स्थान बनाया है मीडिया में, पॉजिटिव मीडिया करके, ऑर्गेनाइजर को ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो इसके लिए अलग ग्रुप का भी निर्माण किया गया है, जिसमें साहित्योत्सव चल रहा है और आहार भी 14 से शुरू हो जाएगा। 13 मार्च को वो ग्रुप बना दिया जाएगा, जिससे कि सारी चीजें उसमें डाली जाएगी। कल पॉजिटिव मीडिया कर्मियों ने एक्सीलेंट काम किया साहित्योत्सव में। बहुत सारे, एक तो डॉक्टर कमल किशोर गोयनका जी से बातचीत जो हुई है, जिन्होंने पूरे देश भर में प्रेमचंद पर जितना उनकी पांडुलिपि डॉक्टर गोयनका जी के पास है, और देश भर में सबसे बेहतर काम उन्होंने प्रेमचंद पे किया है। तो अब आइए हम लोग बात करें अपने अधिकारों की। आप देखते हैं कि कालाबाजारी, जमाखोरी, मिलावट, नाप तौल में गड़बड़ी, बिल ना देना, वस्तुओं का अधिक मूल्य लेना और इस तरह के कई गुनाह हैं। आप जानते हैं एडल्ट्रेशन से कितनी समस्या आ जाती है। तो सकारात्मक सोच जो है वो देश भर में एक बेहतर माहौल और आपको मिलावट खोरी करने से रोकेगा। ये हमारे भारत के भाई बहनों तक संदेश पहुंचाने के लिए सकारात्मक भारत आंदोलन शुरू किया गया है। तो हम इस मंच पर सादर आमंत्रित करते हैं ओपन हाउस सेशन में प्रोफेसर बिजोन कुमार मिश्रा जी से, जो कि इस समय हैदराबाद से जुड़े हुए हैं। कंज्यूमर ऑनलाइन फाउंडेशन के फाउंडर डायरेक्टर हैं, WHO द्वारा सम्मानित शख्सियत हैं और हम लोगों को आपके ऊपर बहुत गर्व है। प्रोफेसर बिजोन कुमार मिश्रा जी, स्वागत है आजादी की अमृत गाथा के 139वें कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच उदय मन्ना जी। जय हिंद सर। जय हिंद। सबको नमस्कार। हमारे आरजेएस परिवार के जितने सदस्य संडे को समय निकालकर जुड़े हैं, हम सब पे आभारी हैं कि आप लोग समय निकाल कर आए हैं। और वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे जो 15 मार्च को वर्ल्ड ओवर, विश्व भर में मनाया जाता है, उसी पे और उसके थीम को लेकर आज हम लोग चर्चा करेंगे और आपस में ये समझेंगे कि हमारे देश को कैसे हम लोग आगे ले जाएं। और उदय मन्ना जी ने ऑलरेडी ब्रीफली कह दिया है कि इस साल का जो थीम है वो है ट्रांजिशन टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, एम्पावरिंग द कंज्यूमर्स। तो उसी थीम पे हम लोग बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ किस ढंग से हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए, क्या होना चाहिए हम लोग के बीच में और कैसे हम लोग आगे जा सकते हैं। और हम कई गण्यमान्य व्यक्ति जुड़े हैं, हमारे दीपचंद माथुर जी कन्वीनर, हमारे प्रफुल्ल भाई जो बहुत ही सक्रिय रूप से हर इतवार को जुड़ते हैं। और हम देख रहे हैं, अरे हमारे जस्टिस साहब भी आ गए हैं, डीपी चौधरी जी जो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट, उड़ीसा स्टेट प्रेसिडेंट, स्टेट कमीशन के प्रेसिडेंट है। नमस्कार चौधरी जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। हमारे जस्टिस हैं वो, और बहुत अच्छा लगेगा कि आज हम लोग उनसे भी सुनेंगे। और जैसे उदय मन्ना जी ने कहा है कि आज हम लोग एक ओपन हाउस रखें। देयर इज नथिंग कॉल्ड अ स्पीकर इन दिस, एवरीबडी विल गेट अ चांस टू से समथिंग, बट आई विल स्टार्ट विथ, इफ प्रफुल्ल भाई एग्रीज। प्रफुल्ल भाई, हम लोग जस्टिस चौधरी से शुरुआत करें, क्योंकि ये हम लोग के लिए सौभाग्य है कि जस्टिस चौधरी समय निकालकर संडे को हम लोग के बीच में आए हैं, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ द ओडिशा कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन एंड अ वेरी डायनेमिक पर्सन। हम उनको 14 तारीख को मिल रहे हैं हमारे भुवनेश्वर, और आप लोगों को भी सबको ये जानकारी दे दें हम कि हमारा टेन्योर एज एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा 1 साल और बढ़ा दिया गया है। तो 15 मार्च 2024 तक वो लोग हमको एडवाइजर बनाया है, जो समाप्त हो रहा था 15 मार्च 2023 में। तो हम 1 साल और हमको मौका मिलेगा उड़ीसा में काम करने का।
चौधरी जी के साथ काम करने का। तो हम पहले रिक्वेस्ट करेंगे जस्टिस बीपी चौधरी को, रिटायर्ड उड़ीसा हाई कोर्ट, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ द वेरी एक्टिव स्टेट कमीशन ऑफ द कंट्री, उड़ीसा कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। जस्टिस चौधरी, हम लोग आपसे शुरुआत करेंगे on the theme of the World Consumer Rights Day. And as you know, all over the world, 15th March is observed as World Consumer Rights Day. So today we have dedicated the subject to discuss on World Consumer Rights Day theme, transition towards green energy, empowering the consumers. So can I request you to kindly unmute and come? स्वागत है जस्टिस डीपी चौधरी जी, आरजेएस के सकारात्मक भारत आंदोलन के आजादी की अमृत गाथा के 139वें कार्यक्रम में। जी, very good morning to all of you. It is I am delighted to participate in this function with the regards to esteemed Professor Bejan Misra, the consumer activist as well as advisor to State Government of Odisha, and he is the most enthusiastic and energetic person, and the office bearers of the RJS. It is really World Consumer Day going to celebrate on 15th March 2023, and you know that the theme is always changing from time to time. And this year's is with regard to the clean energy to be available to the consumers. And in this regard, the appropriate action has been taken by the Prime Minister of this country with regard to this clean energy. And particularly, the consumers should be aware what is there kept in for the availing this clean energy. Where water may be, but thing is that consumer in all respects think that they have to get everything should be free of cost, and also they have got to duty. As you know that Article 21 of the Constitution very much emphasized that no person should deprived of this deprived from the life and livelihood without law being established. So in this regard, the climate change or the, you can say, this carbon dioxide emission, or in all the countries, again also in G20, this subject has come up. But main attraction is about the consumers. The consumers, unless they realize them that actually all these efforts are being made for them, and they have to also avail this clean energy at no cost. Even also the country or the state government are also entrusted with the special measure in the Part 4 of the Constitution of India, and they have to at least understand that not only the public are interested, but also these countries or state governments also should be interested to find out how the availability of the clean energy. One of the example I can give you that wherever you go now, the pollution is going ahead, and really consumers at large or the people at large being suffering for that. Whenever we are also talking the solar system also, the people are also being harassed many times. Also, I have seen in my commission that the people who are also getting the solar energy, the consumers are purchasing the actually connections for solar energy, but the company, those who are setting up all these things, are not giving that type of service. So there is deficient service always available. Always also find that whenever any clean energy required to be given. So in this regard, I will emphasize that 15th March 2023 is most appropriate one, at least to remember that we are at large to get that clean energy, either environmental pollution laws to be very stringent, or you can say that the solar energy, whatever available, and also the India being the premier of that
installation of this solar energy, that instruments, etc., and availability of them to the consumers at large, even on payment of the due cost. That should be also cheaper one. So the Consumer Protection Act 2019 is a very holistic, has taken a holistic view to at least taken the service of all the service providers. So clean energy is not only given by this concerned company, but also it is at the instance of the state government or central, who are also service providers at times. So if they have to come up with their own agenda and also convince the people at large that yes, they are available at such cost and such energy is given, so that we can, we the consumers definitely have got some sort of relief to get out of this clean energy conception. So therefore, now I request Professor Misra at least to ask that other participants if any question there. Very good, very good. Thank you very much, sir. Thank you very much. आपने बहुत सिंपल भाषा में हम लोग सबको ये समझाया कि कोई भी यदि नया हम लोग लाते हैं तो प्लीज अपना माइक अनम्यूट करके रखिए। हम बैक एंड टेक्निकल टीम को रिक्वेस्ट करेंगे कि जो लोग बात नहीं कर रहे हैं उनका माइक म्यूट करके रखा जाए, और जब किसी को मौका देंगे बात करने के लिए तब वो अनम्यूट करके आए। सो जस्टिस चौधरी बहुत सिंपल भाषा में हम लोग को ये समझाया कि आप कोई भी तंत्र लाते हैं, कोई भी नया प्रोडक्ट लाते हैं जो कंज्यूमर के हित के लिए होता है, उसका आफ्टर सेल सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट होता है और क्वालिटी ऑफ सर्विस भी बहुत इंपॉर्टेंट। आई मीन शेयर लोग शिकायत करने स्टेट कमीशन में जा रहे हैं, इसका मतलब अभी भी हम लोग में कमी है क्वालिटी लेकर, डिस्ट्रीब्यूशन लेकर, और इसको हम लोग जब तक दूर नहीं करेंगे तब तक हम लोग कैसे लोगों को अपेक्षा रखें कि वो अपनाए रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर या ग्रीन एनर्जी को अपनाए, किस ढंग से अपनाए। तो जस्टिस चौधरी भी एग्री किए हैं कि किसी को भी कोई प्रश्न होगा तो वो उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं। जस्टिस चौधरी आप प्लीज जुड़े रहिए, हम लोग आपके पास आएंगे। हम अभी रिक्वेस्ट करेंगे प्रफुल्ल भाई को टू गिव सर्टेन ओपनिंग रिमार्क्स बिफोर वी ओपन, वी मेक द डिस्कशन ओपन for everybody to say a few words as the opening remarks. Praful bhai. Jai Hind, Bijanda, and Justice Sam has brought out very, very clearly 2 or 3 aspects. One, once the renewable energy becomes accessible, it must also be affordable, and it also should have the reliability, sir. And I'm very happy that this resonates with our own thinking here. There are 2 major things going on simultaneously in the world. One is the global world जो responsibility है उसको fix किया जा रहा है. The United Nations Sustainable Goal जो है SDG 7 उसके द्वारा, और उसका यही है ऑब्जेक्टिव टू एक्सेस टू अफोर्डेबल एंड रिलायबल एनर्जी टू ऑल बाय 2030. और देन वी कम टू आवर ओन कंट्री एंड वी आर इन अ ड्राइवर सीट दिस ईयर फॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द G20, and we have a very daunting charge of creating a vision for the world order through G20 membership and through European Union. में 19 मेंबर्स है और यूरोपियन यूनियन को। तो एक तो फेज आउट करना है कोल को, दूसरा है एलोकेट रिसोर्सेस करना है, तीसरा है एक क्लियर प्लान इवॉल्व करना है, क्योंकि ये क्लियर प्लान सबको सबसे मंजूरी लेनी है। और मंजूरी ये है कि 50% of the energy requirement should be met by renewable resources by 2030. This is the objective. Having said that, आज का जो विषय है जिसके अंदर हम लोग
ये बात कर रहे हैं कि उपभोक्ता को कैसे हम ये परिवर्तन में ला सकें। तो इसके अंदर और एक और भी चीज है कि आज 12 मार्च है, डांडी मार्च आज ही शुरू हुई थी। तो ये हमें ये भी समझना है कि ये जो हम परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं, इट इज एज इम्पोर्टेंट फ्रॉम द नेशनल पर्सपेक्टिव एज डांडी मार्च, एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि आज दिन कोइंसाइड हो रहा है, तो वी कैन गेट लॉट ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम महात्मा गांधी ऑन हाउ इट वाज डन। एक तो ये है कि एक चीज तो बिल्कुल साफ हो गई है, जस्टिस साहब ने भी कहा कि एनर्जी ट्रांजिशन के लिए कंज्यूमर बिकम्स द किंग। यस सर, कंज्यूमर बिकम्स द किंग। they have to take on the active role, and they are not only recipient of the energy, but they can also manufacture, they can also store, and they can also participate in the market by giving proper flexibility. तो ये भी एक important चीज है। We don't look at ourselves only as उपभोक्ता, we also look at like this. So accordingly, जो भी आप बता रहे हैं वो भी सच है कि ये परचेज पावर एग्रीमेंट और ये जो चीजें होती है उसमें प्रॉब्लम्स है, तो ये भी सुलझाने की कोशिश होनी चाहिए। ऐसे होना चाहिए कि जो जो सोर्सेस है, हमारा सोलर है, विंड है, बायोगैस है, हाइड्रो है, जो भी है वो हमें उपभोक्ताओं को अच्छी तरह से मिल जाए। हमें अपना वेस्ट भी डिस्पोजल का ध्यान रखना है कि हम वेस्ट को डिस्पोज करते हैं इन अ वेरी रिस्पॉन्सिबल मैनर। आज ही सुबह बिजौंदा से बात हो रही थी अबाउट डिस्पोजिंग ऑफ द डेट एक्सपायर्ड मेडिसिन। तो ये भी जो चीजें हैं, आज तो हम लोग शायद वी आर थ्रोइंग इट वेयर वी आर थ्रोइंग अदर गार्बेज विच शुड नॉट बी द प्लेस। और चौथा है कि इसमें काफी क्लैरिटी आ जाएगी कि केमिकल बेस्ड जो हम चीजें यूज करते हैं उसको हम नेचुरल बेस में कैसे ट्रांसफर करें। इट्स अ वेरी वाइड कैनवस, एंड ऑल्सो टू मेक इट इको फ्रेंडली एंड रिसाइकल द मटीरियल। तो एक इन शॉर्ट आई थिंक जस्टिस साहब, आपका जो ख्याल है वो हमारा भी ख्याल है कि ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है और आगे बढ़ना है। एक एग्जाम्पल जैसे आपने दिया, कल मैं देख रहा था कि एक मेडिकल डॉक्टर he is developing these solar farms, and on a grand scale he has developed it, and I would request all of you to see, if you possible to see it on YouTube, कि हम कितना encourage हो जाते हैं जब ये चीजें देखते हैं। तो Bijonda, thank you very much for inviting me. Thanks a lot. Thank you very much for your opening remarks. You see, I am taken back to my village, which is in West Bengal now. हम जब बचपन में जाते थे, हमको याद है कि उस गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता था, हम लोग सब कुछ मैन्युअली करते थे। जी जस्टिस चौधरी, यू वांट टू से समथिंग, प्लीज अनम्यूट एंड कम। अनम्यूट करें सर। जस्टिस डीपी चौधरी जी अनम्यूट करें सर। आपका माइक को अनम्यूट करना होगा जस्टिस चौधरी, यू हैव टू अनम्यूट योर माइक। I'm sorry. Actually, there is a Jew in Ahmedabad I saw. They have totally given that entire Jew to operated by this, taking this solar system. They are not using energy, that means any electricity, but they are wanting that solar one. Not only this, but also they are also proposing that many things to be done with the solar, and electric car are very much available in the market, but the consumers should be also afford it, because that is also one type of clean energy emission, and that is why this electric vehicle, those who are also in market, and also particular companies who are selling, they should all take care of these consumers at large. And you know that CNG were there, gas, and also that is also for the purpose of this clean energy. And that also should be given, that those companies, those who are also selling gas, they have to very much careful. And most of the times it is found that the motor vehicle companies are, for us, maybe sometimes the vehicle is giving trouble. And that is why the consumer awareness is very necessary. How to use all these equipments. And at the same time, the businessmen, those who are selling and dealing with this, and also they should give the most priority to the comforts, security, and also their protection of these consumers.
Very correct. Yes, please. You see any new invention, anything new, we have to ensure that it is made accessible and at the same time affordable. So without wasting any more time now, I would like to kindly request our convener, Deepchand Mathur ji to come. Deepchand Mathur ji, आपका opening remarks. दीपचंद माथुर जी है? नहीं? दीपचंद माथुर जी, now I इशाक खान जी, मोहम्मद इशाक खान जी, प्लीज आपका ओपनिंग रिमार्क्स या आपका कोई माइक अनम्यूट कीजिए इशाक खान जी, आइए, माइक अनम्यूट कीजिए इशाक खान जी। इशाक खान जी दूरदर्शन दिल्ली से जुड़े हैं जी। ओके, ये जी नमस्कार सबको। नमस्कार। नमस्कार। और ये एक बड़ी नई जानकारी यहाँ पर मिली है, जैसे कि हम लोग जो एक कंज्यूमर के नाम से बस जानते हैं कि परचून की दुकान पे जो गलतियां होती हैं हमसे बस उसको जाने, लेकिन हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे नए अन्वेषण, नए नए उत्पाद सामने आए हैं जिसके बारे में हमें जानने के लिए जरूरी है और जानने का ये आभास हमें मिलता है। और चौधरी साहब को हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि इसमें जो हमें नई जानकारी मिली है ये ऊर्जा से रिलेटेड, जो कि सौर ऊर्जा के बारे में भी है, ग्रीन ऊर्जा के बारे में भी उन्होंने बताई है बात। और यहाँ पर जो अभी भाई सेठ जी ने जो उनका सपोर्ट किया है कि इस क्षेत्र में और क्या क्या हमें नई खोज की आवश्यकता है, वहां तक पहुंचने की जरूरत है। और इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं सर आपका भी मिश्रा जी कि आप इस तरीके से बड़े इवेंट को हमारे आरजेएस के सम्मानित मंच पे लेकर आए हैं और आपकी प्रेरणा हमेशा मिलती रहेगी। और जितने भी लोगों को आपने जोड़ा है सभी मार्गदर्शक एक तरह से साबित हो रहे हैं हमारे मंच के लिए, हम सब के लिए। हम उनका सबका आभार व्यक्त करते हैं सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हम केवल दो चीज कहना चाहेंगे। यूसी, एक तो हमको ये समझना है इस बार जो बजट आया है जिसको हमने ग्रीन बजट के परिभाषा में डिफाइन किए हैं, कई जगह पे काफी हेवी इन्वेस्टमेंट सरकार ने कमिट किया है। और आप यदि अवेयर कंज्यूमर के मैगजीन को खोलेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि कहां कहां हम लोग निवेश करने का ऑलरेडी बजट में डाल चुके हैं। एक तो है बैटरी स्टोरेज, इस पे काफी हेवी इन्वेस्टमेंट हो रहा है इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग द कैपेसिटी। ग्रीन हाइड्रोजन, इस पे भी करीब 19,700 करोड़ का आउटले किया गया है। व्हीकल रिप्लेसमेंट, यू सी, जो व्हीकल का जो मतलब हम लोग को उसका कैसे हम लोग रिसाइकल करें, इस पे भी काफी कुछ प्रोग्राम्स आ रहे हैं। तो हम मतलब इन ब्रीफ ये कहना चाहेंगे आप लोगों सबको कि गवर्नमेंट का एक दिशा है पहुंचने के लिए ग्रीन एनर्जी पे, ताकि हम लोग डिपेंड ना होए कोल, पेट्रोलियम, ये सब फॉसिल फ्यूल को लेकर जो हानिकारक है। लेकिन हम जो प्रश्न आप लोग सबसे पूछना चाहते हैं, जो हम आप लोग सबसे जानना चाह रहे हैं कि जब डेवलपमेंट आप करते हो तो एनर्जी से मेजर किया जाता है कि आपका एनर्जी कंजम्पशन कितना है। आपका एनर्जी कंजम्पशन जब बढ़ता है तो आप डेवलपमेंट की तरफ जाते हो, और ये इंडिकेट करता है कि वो कंट्री डेवलप हो रहा है, डेवलप्ड हो गया है बिकॉज ऑफ द हाई कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। लेकिन हम लोग फिर वापस देखते हैं कि हम लोग उस जगह पे जा रहे हैं जहां पर हम लोग को एनर्जी का बचत करना है, और कहां कहां हम लोग बचत कर सकते हैं। जैसे हमने आपको उदाहरण दे रहे थे गांव के, जब बचपन में हम लोग जाते थे, जब बिजली नहीं होता था गांव में, तो हम लोग को अचंभा तो लगता था लेकिन बहुत मजा भी आता था, क्योंकि हाथ का फैन यूज करते थे, कोई सीलिंग फैन नहीं होता था। हम लोग खुद जाकर कुआं से पानी निकालते थे, ट्यूबवेल से पानी निकालते थे,
खुद अपना मतलब जो परिश्रम करके एनर्जी, अपने अंदर में जो एनर्जी है उसको यूज करके हम लोग अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन वो धीमे धीमे एक डेवलपमेंट की तरफ गए, जो हम लोग को आप कह सकते हैं मॉडर्नाइज किया। अब ये मॉडर्नाइज, इज इट द आंसर, और इज इट द आंसर दैट हम नेचर के साथ जिए, नेचर को अपनाएं, नेचर को आगे ले जाएं? जैसे अभी भी साइंटिस्ट लोग इनोवेट कर रहा है कि कैसे जो ऊर्जा है ऑलरेडी हम लोग के अगल बगल में, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा जो है, उसको कैसे हार्नेस करके उसको कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। तो एवरी डे कुछ ना कुछ इन्वेंशन हो रहा है, साइंटिस्ट लोग कुछ ना कुछ इन्वेंट कर रहे हैं, ताकि हम लोग ये जो प्रदूषण हो रहा है, एनवायरमेंट के चैलेंजेस हो रहे हैं, उस चैलेंज को हम लोग सही रूप से फेस कर सके। और उस चैलेंज को देखते हुए हम लोग अपना सेहत का रक्षा करें, अपना सेफ्टी रखें, और अपना आने वाला जनरेशन को और प्रोटेक्ट फील करवाएं। तो हम चाहेंगे कि आज का जो हम लोग का डिस्कशन है, जो ओपन हाउस डिस्कशन है, हम लोग इसी पे डिस्कस करें कि आपका सोच क्या है, आप क्या सोचते हो कि आगे हम लोग को डेवलपमेंट की तरफ जाते हुए किस ढंग से जाना चाहिए। मतलब हम लोग अपना जो नेचुरल हैबिटेट है उसको एक्सप्लॉइट करें, या नेचुरल हैबिटेट को वैसे ही रखें जैसे हम लोग को दिया गया है, ताकि उसको प्रोटेक्ट करें, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रीन एनर्जी, ग्रीन लिविंग, ग्रीन फूड। हम लोग ग्रीन का नाम ले रहे हैं। तो आई वुड लाइक whoever wants to come, please come, आप अपना हाथ रेस कीजिए। हम काफी कई लोगों का नाम देख रहे हैं, स्वास्थ्य शर्मा जी, आर.के. गुप्ता जी, मैडम गर्ग, आप लोग एक एक करके प्लीज आइए, और श्रीधर जी, कई लोग हैं, आप लोग सब एक एक करके प्लीज आइए, झुनझुनवाला जी, so that we can make this discussion very lucrative, productive and meaningful. झुनझुनवाला जी हाथ उठाए हैं। झुनझुनवाला जी, माइक को अनम्यूट करके आइए प्लीज। वंदे मातरम। जय हिंद। मेरे साथियों, उपस्थित सभी भागीदारों, और आज हमने ऊर्जा के विषय में ग्रीन ऊर्जा, वो ऊर्जा जो हमारे स्वास्थ्य को, हमारे पर्यावरण को सुरक्षित कर सकती है, उसी का हमने ग्रीन ऊर्जा नाम दिया। यह जानकर मुझे बहुत खुशी हुई और यह जानकारी मिली कि उस ग्रीन ऊर्जा के लिए हमारे वैज्ञानिक और हमारे चिंतक कितना सोच रहे हैं, कितना सक्रिय हैं, और उनकी सक्रियता और सफलता के लिए तभी होगी जब हम कंज्यूमर भी अपने को देव तुल्य समझकर देव का वो श्रम करें, मेहनत करें, उस एनर्जी को इस तरह से प्रयोग करें कि हमें वो सस्ती भी मिले। और जब तक हम प्रयोग करेंगे, ये प्रयोग करने वाले हमारी संख्या देश में बहुत है, लेकिन प्रोडक्शन करने वालों की संख्या कम है। इसको दोनों के गैप को पूर्ण करने के लिए हमको अपनी सकारात्मक सोच को बल देना पड़ेगा, कि हमको यह विश्वास करना पड़ेगा कि हमारे वैज्ञानिक, हमारे चिंतक जो हमारे लिए चिंता कर रहे हैं, वो ऊर्जा हमारे पास है, उसको हम अपनी आध्यात्मिक सोच के सहारे उनसे कांटेक्ट करेंगे। ये आध्यात्मिक सोच है कि अपने आप पर विश्वास करना, अपनी जीवनी शक्ति पर विश्वास करना, अपनी चेतना शक्ति पर विश्वास करना, और अपनी भौतिक शक्ति पर विश्वास करना। ये सभी सीमित होते हुए भी अगर हम सभी एक साथ यह सोचते हैं कि हम इसमें सक्षम हैं, ये ऊर्जा जो हमें सस्ती मिल गई है, उसके प्रयोग के लिए हम सभी समान रूप से उसके भागीदार हैं, उसके प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं, तो हम उसको प्रयोग इस तरह से करें कि राष्ट्र की क्षमता, राष्ट्र की उत्पादकता बढ़े। इस तभी हमारा हर एक का सहयोग रहेगा, हर एक कंज्यूमर का सहयोग की आवश्यकता है। इसके लिए मैं आप सबका इस
वेबिनार के संबंध में सुनते हुए मुझे बहुत आनंद आ रहा है और मेरे युवा टोली के सदस्य प्रभावित हो रहे हैं कि उन्हें विश्वास हो रहा है अपने आप पर। ये विश्वास हम चाहते हैं कि हमारी समस्त राष्ट्र की जनता करे, उन्हें हम भाई और बहन के रूप में पहचानते हैं। ये हमारे आरजेएस परिवार की विशेषता है। इसके लिए मैं उदय मन्ना जी को धन्यवाद देता हूँ और सभी सहयोगियों को और चिंतकों को और भाई बिजोन मिश्रा का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हमारी कमजोरियों को नजरअंदाज करते हुए एक इस तरह का प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जहां हम आसानी से घर बैठे इस गंभीर विषय को सहजता से पा रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय सच्चिदानंद। थैंक यू वेरी मच झुनझुनवाला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नव आनंद जी, आप आना चाह रहे हैं, अनम्यूट करके वीडियो ऑन करके आइए प्लीज। आपका ओपनिंग रिमार्क्स। हाँ, नमस्कार प्रोफेसर बिजॉन मिश्रा, मेरे आदरणीय डॉक्टर सेठ और जस्टिस डीपी चौधरी जी और मन्ना जी और आदरणीय झुनझुनवाला जी। मेरा सौभाग्य है कि मैं इसमें कुछ विचार अपने शेयर करने का मौका है। ये सब्जेक्ट मेरे दिल से बहुत क्लोज है। that to survive we must go green, and I think I must compliment Bijon Mishra ji and Dr. Sheth for taking this as a subject for consumer rights. I think fundamentally there are rights which are granted constitutionally, but there are those rights which have to be claimed. I think with the evolving structure and the way we are heading for. So हम सब लोग जानते हैं कि हम किस तरफ जा रहे हैं, जो कि टर्बुलेंस आ रही है इकोसिस्टम के अंदर, और ये बहुत ही जरूरी हो गया है कि एक हम ऐसे फोरम्स के थ्रू एक वॉइस रेज करें जो कि इम्प्लीमेंट करने में ग्रीन इनिशिएटिव्स ज्यादा से ज्यादा एक गवर्नमेंट्स के ऊपर और रेगुलेटर्स के ऊपर जो है कंज्यूमर वॉइस ज्यादा स्ट्रांग होने की जरूरत है। इसमें मैं ये जरूर कहूंगा कि ग्रीनिंग द एनवायरनमेंट इज द की एक्चुअली। और जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं एज ए कंज्यूमर, हमें सब चीजें कॉन्शियसली सोच के कि हम जो चीज कंज्यूम कर रहे हैं, वेदर सर्विस है या प्रोडक्ट है, वो उसमें कितना जो है नेगेटिव कार्बन जो फुटप्रिंट क्रिएट हुआ है, एंड वी कैन सेलेक्टिवली चूज टू or rather not use those things which are leaving a negative impact on the environment. तो मैं इस विचार से एक जनरलाइज तरीके से मैं बोल रहा हूँ। बाकी as in I think I have just been through a green short break to the hills. मैं जिस अवस्था में हूँ, मेरे को जरूरत थी और मैं देखा है कि जिससे कि शरीर में बहुत ही एनर्जी आ गई है अभी मैं। तो मेरे लिए ये आवाज उठाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम उस तरफ मूव कर रहे हैं जहाँ पे शायद कुछ दिनों बाद हम सरवाइव करेंगे या नहीं करेंगे, हमें नहीं मालूम है अभी। तो ये आवाज ज्यादा से ज्यादा रेज हो थ्रू योर फोरम सर, and I compliment once again the initiatives that have been taken. Thank you very much. Thank you very much for your encouraging words. Let us get some of the ladies now, the women who are in this group. So can I request Neeru Jain ji, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपका
immediate reaction. नमस्कार सर, मैं हरिद्वार से हूँ, ऑल इंडिया वीमेन कॉन्फ्रेंस हरिद्वार ब्रांच की मैं प्रेसिडेंट हूँ। और सर वंदे मातरम, ये आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं जब इस तरह के कार्यक्रम अटेंड करती हूँ। ये ग्रीन एनर्जी से, जैसे कि आपने बिल्कुल सही बताया कि पहले हाथ के पंखे हुआ करते थे, लाइट चली जाती थी, हम लोग हाथ के पंखे यूज करते थे। आजकल हाथ के पंखे तो एक फैशन हो गया है आपको घर में सजाने के लिए। बच्चों को अब पता नहीं है हाथ के पंखे कैसे यूज किए जाते हैं। हम लोग तो रात को लाइट चली जाती थी, पूरा पूरा हाथ से हाथ दर्द करने लगता था, फिर भी पंखा चलाते थे। और जैसे आपने बताया कुएं से पानी भरना, वो भी मैंने बचपन में अपने घर में देखा है, कुएं में पानी भरना। ये सब चीजें अब एक पुरानी चीज होती जा रही है। हमें अपनी प्रकृति की ओर, एनवायरनमेंट को सुधारना पड़ेगा, प्रकृति की ओर जाना होगा। प्लास्टिक का यूज इतना हो गया है जो हमारे लिए अत्यधिक हानिकारक है। हमें अपने, जैसे हम कंज्यूम करते हैं, कंज्यूमर जो हमारे उपभोक्ता हैं, हम हर चीज चाहते हैं प्लास्टिक में पैक करके मिल जाए। पहले हम दूध लेने जाते थे, बर्तन लेके जाते थे अपना, अब क्या है, पॉलीपैक आ गए हैं। अब ये देखिए कितना वेस्ट होता है और इनसे हमें नुकसान, हमारी सेहत को, हमारे स्वास्थ्य को बहुत नुकसान पहुंचता है। तो मैं तो ऐसे उम्मीद करती हूँ कि इस प्रकार के कार्यक्रम करके हम उपभोक्ताओं को अवेयर करें और उनको समझाएं कि हमें अपनी प्रकृति को, अपने एनवायरनमेंट को कैसे क्लीन करना है, उसको ग्रीन करना है। और एक कोशिश ये भी करनी चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में कोई ना कोई पौधा अवश्य लगाए। जमीन नहीं है, गमले हैं, गमले में लगाएं, पर कुछ तो हरियाली अपने घर में करें। धन्यवाद सर, नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा लगा। आप तो हमको तो याद दिला दिए जब हम लोग हरिद्वार में एक प्रोग्राम किए थे, आपको याद होगा। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। अच्छे रूप से आप लोग उसको ऑर्गेनाइज किए थे। जी हाँ। चाहते हैं कि कभी ना कभी हम लोग को फिर से मौका मिले वहां आने का। और हरिद्वार में आप जानते हैं कि नेचर ने कैसे हैवॉक प्ले किया है पूरे इलाके में, बिकॉज हम लोग इरैशनली नेचर को डिस्ट्रॉय किया। और जब हम लोग इरैशनली डिस्ट्रॉय किया तो उसका भोगना ही पड़ेगा हम लोगों को। एंड वी हैव बिकम विक्टिम्स, एज यू नो। सो वी हैव टू ऑर्गेनाइज आवरसेल्व्स, मोबिलाइज आवरसेल्व्स, मेक आवरसेल्व्स अवेयर। वर्ल्ड भर में क्या नया टेक्निक्स आ रहे हैं, क्या नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, लेकिन जैसे जस्टिस साहब ने कहा था कि कुछ भी लाइए उसको एक्सेसिबल करना होगा, उसको अफोर्डेबल करना होगा, उसको किस ढंग से हम लोगों तक पहुंचा सके। तो हम अब चाहेंगे कि हमारे मैडम सरोन गर्ग, आई वांट द विमेन नाउ टू कम। सर एक बात और कहना चाहूंगी मैं सर, प्लीज प्लीज। मैं ये भी कहना चाहूंगी सर, अभी हम जब आते थे रुड़की से हरिद्वार के बीच में बड़ी फार्मिंग लैंड हुआ करती थी, जगह जगह खेत देखने को मिलते थे। सब जगह खेत खत्म होते जा रहे हैं, फार्मिंग लैंड खत्म होती जा रही है। या तो जो है बिल्डिंग्स बन रही हैं, फ्लैट्स बन रहे हैं, इंडस्ट्रीज बन रही है। गवर्नमेंट को थोड़ा सा फार्मिंग लैंड की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, मेरी ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से। नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट लैंड रिक्लेमेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम एक वीडियो देख रहे थे रिसेंटली, एक व्यक्ति अकेले कई 100 एकर्स डेजर्ट को वो एक अच्छे फॉरेस्ट के रूप दिए। यस यस यस। यू सी नाउ दीज आर सक्सेस स्टोरीज। और एक इंडिविजुअल ने किया। जी। और इंडिविजुअल ऑफ कोर्स अकेला नहीं कर सकता है, उसको समाज ने मदद किया, उनको कम्युनिटी मदद की, उनको कई लोग जो सही मतलब उनके दिशा को सोचते हैं, उनके सोच को मान्यता देते हैं, वो भी उनके साथ जुड़े। तो ऐसे ही जुड़कर आरजेएस परिवार जैसे पॉजिटिव हम लोग थिंकिंग एक आंदोलन छेड़े हैं मीडिया पे। और हर इतवार को 11 बजे जो इस बैठक को रखते हैं, इसलिए रखते हैं क्योंकि जो लाइक माइंडेड लोग हैं वो जुड़े हम लोग के साथ, और हम लोग सब एक साथ मिलकर करें। क्योंकि अकेला कोई नहीं कर सकता। प्रफुल्ल भाई अकेला नहीं कर सकता है, उदय मन्ना जी अकेले नहीं कर सकते हैं। हम लोग को सबको जोड़ना होगा अपने इस आंदोलन में। तो सरोज जी, मैडम गर्ग जी, आइए। हमारे नागपुर के वेरी वेरी वेल नोन पर्सनालिटी, हमारे परिवार के जो सदस्य हैं
नागपुर से। मैडम, आपका क्या सोच है? नमस्कार विजय मिश्रा जी, और धन्यवाद आपका, आपने मुझे आज इनवाइट किया। अभी जो मैडम कह रही थी कि पॉलीथीन का जो हम लोग यूज करते हैं, सबसे बड़ी तो एक क्या है कि हर चीज पॉलीपैक में लाते हैं, उसका हम कॉर्नर काट देते या ऊपर का उसका सर काट के अलग फेंक देते हैं। वो सबसे ज्यादा खतरनाक है, वो नालियों में जाके रुक जाता है और सारी सड़कें जाम हो जाती हैं। अगर हम उसको उसी में काट के उसी में जोड़ा रहने दें, बजाय इसके कि हम उसको पूरा काट रहे हैं, पूरा ना काट के उसको इतना काटें जितना हमारे इस्तेमाल में आता है और बाकी उसी में लगा रहेगा, तो वो थैली उतना, जो नुकसान तो है ही, खैर पॉलीपैक तो नुकसान कर ही रहा है, पर वो जो छोटे छोटे कॉर्नर जो जाते हैं वो सबसे ज्यादा खतरनाक हो गए हैं। तो मेरा ये है कि अपने अपने घर में आप लोग सब ये सजेशन दे सकते हैं कि कोई भी पॉलीपैक काट के अलग बिल्कुल ना करें, उसको उसी में जोड़ा रहने दें। दूसरी बात ये है कि आजकल जो ये थैलियों का पॉलीथीन का जो इस्तेमाल हो रहा है, अभी मैंने कल परसों एक देखा कि उन्होंने इतने सारे पेड़ प्लास्टिक की थैलियों में लगाए हैं, बजाय गमलों के। उन प्लास्टिक की थैलियों का इतना सारा इस्तेमाल किया है और वो पेड़ भी फले हैं और काफी तादाद में और बढ़े भी हैं। तो अगर ये इस्तेमाल हो सकता है तो ये तो बहुत अच्छा है। हम लोग पॉलीपैक में गमलों की बजाय पेड़ लगाएं, छोटे छोटे, जो घर की शोभा बढ़ाते हैं, हमारे बागवानी की शोभा बढ़ाते हैं, हमारे कॉरिडोर की शोभा बढ़ाते हैं। तो ये भी इस्तेमाल बहुत अच्छा रहेगा, मेरा ख्याल ऐसा है। बाकी सरकार तो बहुत कोशिश करती है कि पॉलीपैक बंद हो जाए, लेकिन हम ही लोग हैं, कहना चाहिए बेवकूफ हैं, ये समझते ही नहीं इस बात को कि पहली पॉलीपैक हमें इस्तेमाल नहीं करना है। पहले हमने अपने फादर को देखा था, वो थैला लेकर जाते थे कुछ भी लेने जाना है। आजकल कोई कुछ लेकर नहीं जाता है, अरे हमारी इंसल्ट हो जाएगी भाई, हम थैला लेके क्यों जाएं, हम तो ऐसे ही चल दिए। अब वहाँ सब्जी वाले का सर खा रहे हैं कि भाई पॉलीथीन पैक दे दो, तो वो बेचारा क्या करे, उसे तो अपना सामान बेचना ही है। तो ये तो हम जैसे लोगों को सोचना पड़ेगा कि हम एक थैला अपनी गाड़ी में, अपने स्कूटर में, जिससे भी जा रहे हैं वो रखें। तो नेचुरली धीरे धीरे पॉलीपैक बंद होने की कगार पे आ ही जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा, हम नहीं तो हमारी आगे आने की जनरेशन फायदा उठाए, वो क्या कम है। हम अपने बच्चों के लिए और उनके बच्चों के लिए धन दौलत छोड़ के जाए वो तो ठीक है, लेकिन अगर ये भी उनके लिए स्वच्छता, ग्रीनरी और क्लाइमेट और वायु ग्रीन छोड़ के जाएं, तो शायद उन लोगों के आजीवन के लिए बहुत अच्छी होगी। मेरा तो यही कहना है, बाकी तो आप लोग सब जानते ही हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। थैंक यू मैडम। एंड आपने जो सुझाव दिया, हम उम्मीद करते हैं कि एक एक करके यदि हम लोग खुद अपने करना शुरू करें, तो हो सकता है कि हम लोग का देखा देखी अगला भी करना शुरू करेगा, इन टर्म्स ऑफ लेस यूज ऑफ प्लास्टिक एंड ऑल्सो नॉट कटिंग द टॉप एंड थ्रोइंग इट इनडिस्क्रिमिनेटली, वो भी सही नहीं होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो मैसेज है आज वो लोगों तक पहुंचे। एंड आई वुड नाउ रिक्वेस्ट एनीबडी एल्स, women in this group wants to say something. हम पहले, if any lady is there, please come. I will not be able to recognize with the names. So anybody else wants to come in and say something? Yes, please. Swati, I can see. Yes, please go ahead. Good morning, sir. Swati ji, yes, please. सर सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहेगा, मैं बस स्टैंड पर हूँ और मैं मिस नहीं करना चाहती थी सेशन। वो बस स्टैंड अपना काम करेगा, आप अपना काम करते रहिए। जी सर। सर जो एनर्जी से रिलेटेड है, मुझे ये लगता है कि एनर्जी मेरे लिए जो डेफिनेशन रही है वो है नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों। तो मैं नीरू मैम से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि हम अब इतना ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं इन चीजों पे। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन है, लोगों को इजी हो रहा है हर चीज में, लेकिन कहीं ना कहीं हम मिस कर रहे हैं वो चीजें कि हमारे समय में ऐसा था। मैं बहुत पहले से सुनती आई हूँ, मेरे दादू के समय में कुछ और था, पापा के समय में कुछ और था, और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आगे की जनरेशन आ रही है उसे हमें दिखाने के लिए भी कुछ नहीं है। हरियाली बहुत कम होती जा रही है, 4 लेन आ रही है। तो कंज्यूमर राइट्स की जगह अगर हम बात करें कि कंज्यूमर ड्यूटीज का समय आ गया है,
कंज्यूमर्स थोड़ा सा ये सोचे, बीइंग अ कंज्यूमर हम सोचे कि हम किस तरह से जो एनर्जी, जो नेचुरल एनर्जी हमें मिल रही है उसको कैसे हम यूटिलाइज करें। हमारे हिमाचल में तो चलता रहता है सर, अभी भी पंचायत की तरफ से हमें जो आपका पानी है, बादल का पानी है, उसको स्टोर करने के लिए सब्सिडीज मिल रही हैं कि आप अपने वहां पे टैंक बनाइए, उस पानी को स्टोर कीजिए। तो मुझे ऐसा लगता है सर, ऐसे ही जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, छोटे छोटे लेवल पे होने चाहिए, और उसके साथ साथ यूथ को की इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। अगर यूथ इन्वॉल्व नहीं होगा और यूनिवर्सिटी कॉलेज सीरियसली इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ये सिर्फ दिखाने के लिए डॉक्यूमेंट में दिखा देते हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अगर वो एप्लीकेबल नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है। अगर आप प्लांट्स की बात कर रहे हैं कि हम प्लांटेशन कर रहे हैं, हम प्लांट्स लगा रहे हैं जंगलों में, आप कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी काम कर सकते हैं कि जहाँ पे वो मिलकर एक्चुअल में जो हम फंडिंग अगर लगाएं भी तो वो यूटिलाइज हो। अभी मुझे डर लगता है कि मैं कहीं फंड देती हूँ कि ठीक है ये सोसाइटी में यूज होगा, बट कहीं ना कहीं डर रहता है कि वो यूटिलाइज होगा या नहीं होगा। तो जहाँ पे एनर्जी की बात है, लाइक वो पेपर कटिंग की बात है, वो झोला वाली बात है, आज भी मेरे पापा वो झोले में ही सामान को पूरा कैरी करके लाते हैं, एंड वी आर फॉलोइंग द सेम थिंग। बट आई थिंक ये जो न्यू जनरेशन जो जेंजी है उस लेवल पे अगर वो प्रैक्टिकलिटी आए, वो यूनिवर्सिटी लेवल पे सिर्फ नॉलेज ना दी जाए, प्रैक्टिकल लेवल पे लाया जाएगा तो काफी हेल्पफुल होगा। क्योंकि मैं तो एजुकेशन से जुड़ी हुई हूँ सर, तो मैं चाहती हूँ कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं आगे, उनके जो स्टूडेंट्स हों, वो सारे जो आप लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, जो बड़े लोग डिस्कस कर रहे हैं, वो उनको भी मिले एज अ प्रॉपर, जो एक आप बोल सकते हैं एक हमारी प्रॉपर्टी ही है सर, एक तरह से ऐसी प्रॉपर्टी है जो सारी उम्र हमारे साथ रहेगी और हमारे आगे की जनरेशन को भी हम दे पाएंगे। थैंक यू। जी सर। बहुत खूब, बहुत खूब। यू सी, हम सोचते हैं कि ये हैबिट वाली बात है, हैबिट फॉर्मिंग। यू सी, हैबिट फॉर्मिंग तब आता है जब उसको आप रेगुलरली अपना लेते हो। हैबिट बनता है जब आप रेगुलरली अपना लेते हो। तो हम जब फर्स्ट टाइम विदेश गए जर्मनी में, हम क्या देखे कि आप यदि कोई भी स्टोर में जाओ, आप यदि अपना थैली नहीं लाते हो और वहां से यदि आप थैली लेने का कोशिश करते हो तो इट इज वेरी एक्सपेंसिव। दे यूज्ड टू सेल इट एट अ वेरी एक्सपेंसिव प्राइस। सो ये बाध्य हो जाता है कि आप आदत डालोगे कि आप अपना बैग लेके जाओगे जब आप शॉपिंग में जाएंगे, क्योंकि आप यदि आपके पास क्षमता है, आप खरीद सकते हो। बार बार जब भी आप शॉपिंग में जाओगे, आप एक नया थैली खरीदोगे और काफी महंगा प्राइस में खरीदोगे, तो आपकी क्षमता की बात हो गई, और उसका रिसाइकलिंग के लिए जो खर्चा है वो उस पैसे जो आप दे रहे हो उससे कवर हो जाता है। लेकिन जो जनता नहीं खर्चा करना चाहते हैं, जिसपे हम लोग बोझ नहीं डालना चाहते हैं, वो यदि खुद अपना थैली लेके आए और वो खुद यदि लेके जाए तो उनको सहूलियत होता है और सबको सहूलियत होता है, क्योंकि वो प्लास्टिक का कंजम्पशन घट जाता है। तो ये हम जब इंडिया वापस आए और जो नीति बनाते हैं हमारे देश में, जो कानून बनाते हैं हमारे देश में, जब उन लोग से हम मिले और जब इसका उदाहरण दिए, इमीडिएट रिएक्शन ये होता है उन लोगों में, नहीं हमारे देश में नहीं हो सकता, या हमारे देश के लोग नहीं मानेंगे, यहाँ बवाल हो जाएगा, यहाँ पॉलिटिकल वो हो जाएगा, ऑपोजिशन आ जाएंगे, फलाना आ जाएंगे, माने कई बहाना आ जाते हैं। तो हम ऑलवेज ये उम्मीद करते हैं कि बहाना मत दीजिए, आप जो खुद कर सकते हो उसको तो शुरू कीजिए। तो दुकानदार को हम ऑलवेज ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप यदि शुरू करोगे, हो सकता है कि कुछ दिन तक कुछ लोग आपसे नाराज हो जाएं और आपके दुकान में ना आए खरीदने के लिए, लेकिन आप देखोगे धीमे धीमे जो लोग आपको अपना रहा है, जो आपका मिशन को सपोर्ट कर रहा है, वो धीमे धीमे केवल वो नहीं कंटिन्यू करेंगे, वो दूसरे को भी लेके आएंगे आपके दुकान में कि आप यदि इस दुकान में जाओगे तो आपको ग्रीन मतलब एनवायरमेंट फ्रेंडली एक वातावरण मिलेगा। और इस व्यक्ति इसको एनकरेज करता है, इनफैक्ट वो 5 रुपया छूट दे देता है यदि आप अपना थैली लाते हो तो आपके बिल से। तो इस ढंग के मतलब हम लोग को एक इंसेंटिवाइज करना होगा, तभी ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन बहुत सही रूप से होगा, जो कंज्यूमर को एम्पावर करेंगे। हम मुन्नी कुमारी जी को अब रिक्वेस्ट करेंगे, जो हमारे परिवार के सदस्य हैं, पटना में स्थित है। मुन्नी कुमारी जी प्लीज आइए, अनम्यूट करके आइए मुन्नी कुमारी जी।
जी सर, नमस्ते। नमस्ते। प्रश्न है तो पूछिए, और आपका कोई टिप्पणी है वो हम लोग को अवगत कराइए, कमेंट दीजिए आज के परिचर्चा में। सर, सभी पैनलिस्टों के विचार से मैं सहमत हूँ सर। आपकी बात, आपने जो बातों को रखा है उस पे मैं एग्री करती हूँ सर, और समर्थन भी करती हूँ। जी सर। वेरी गुड। तो बिहार में कैसे अपनाएंगे ये बताइए आप, किस ढंग से आप अवेयरनेस अवेयर कराएंगे सर, ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन को लेकर। हम आपको एक उदाहरण देंगे। जी सर। हम फर्स्ट टाइम जब कर्नाटक गए, फर्स्ट टाइम हम जब आंध्र प्रदेश आए, तो हम वहां देखा कि जो लोग सोलर पैनल लगाए हैं घर पे वाटर हीटर के लिए, वाटर हीटिंग के लिए, क्योंकि साउथ में एक चलन है कि वो लोग नहाते हैं हॉट वाटर के साथ मोस्टली, इवन दो वो वार्म स्टेट है, लेकिन उनका आदत है हॉट वाटर को यूज करना मैक्सिमम बेदिंग के लिए। कई लोगों में आदत है हॉट वाटर यूज करना। तो ये लोग सब लोग सोलर वाटर हीटर छत पे लगाते थे, और चूंकि सोलर वाटर हीटर लगा रहे थे तो सरकार ने उनको सब्सिडी देते थे, कम पैसे में उसको उपलब्ध करवाते थे। प्लस वो जो एनर्जी यूज करते थे उनके मंथली बिल में उनको 10% छूट भी देता था, क्योंकि वो सोलर एनर्जी यूज करते हैं और वो लगाए हैं। और इसको बिल्कुल सक्रिय रूप से लोग आके इंस्पेक्ट करते थे और उनके बिल में उनको छूट मिलता था हर महीना। तो इस ढंग के जब तक हम लोग जैसे हर स्टेट में रिन्यूएबल एनर्जी का सेपरेट मिनिस्ट्री, एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है। कभी कभी आप लोगों को भी जाकर उनसे पूछना चाहिए कि आप करते क्या है, आपका काम क्या है, आपको जो महीना का तनख्वाह मिल रहा है रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए, आपका कार्यक्रम क्या होता है, आपका एक्टिविटीज क्या है। आप उनको जब तक जिज्ञासा नहीं आएगा आपके अंदर में और समाज सेवी के रूप से आप जाकर उनको नहीं पूछेंगे, तो वो केवल अपना तनख्वाह लेते रहेंगे और उनका जो जिम्मेदारी है वो नहीं करेंगे। अभी जैसे हम सुने कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, बिल्कुल जरूरी है, किसी केवल राइट्स लेकर आप नहीं बात कर सकते। गुप्ता जी आपने हाथ उठाया, डॉक्टर आर.के. गुप्ता, प्लीज अनम्यूट। थैंक यू मुन्नी कुमार जी। डॉक्टर गुप्ता। ये बहुत अच्छा बताया आपने। मैंने भी पहले देखा था, जैसे 4 लेन बनी थी तो जो उसको चौड़ा किया गया था तो पेड़ काट दिए गए जितने भी लगे हुए थे, और फिर बाद में नए से लगाए गए, तो उसका एनवायरनमेंट पे काफी फर्क पड़ा। तो बेहतर होता कि वो पेड़ बीच में ले लेते, 2 लाइन उधर बना लेते तो ज्यादा बेहतर होता। पर वो है ना कि थोड़ा सा करप्शन की वजह से उसको फिर काटने में पैसे और फिर लगाने में पैसे, तो वो तो एक जोक है सरकारी तंत्र में। जी किसी ने आया पैसा खर्चा किया ब्रिज को बनाने के लिए जी, और किसी ने आया, ये किताबी आंकड़ों में दिखाया गया कि वो ब्रिज को डिसमेंटल करके और वो उसका पूरा रूट ही चेंज कर दिया। तो ये तो मतलब वी टेक इट एज ए ह्यूमर, बट ऐसा होता भी है कई बार। तो हम लोग को सतर्क करना होगा, हम लोगों को देखना होगा कि एक्चुअली जो बजट सैंक्शन हुआ है, अभी हमारे प्रधानमंत्री एक नया मतलब प्रक्रिया लाए हैं। वो बजट के बाद वो लोगों के साथ एक पैनल डिस्कशन कर रहे हैं सब्जेक्ट वाइज कि कैसे हम लोग बजट को इम्प्लीमेंट कर सके सही ढंग से। वो एक्सपर्ट्स को बुला रहे हैं, उनसे डिस्कशन हो रहा है और उसका रूपरेखा बन रहा है जो पब्लिक डोमेन में आ रहा है। जब तक आप ट्रांसपेरेंसी नहीं लाएंगे, आपका गुड गवर्नेंस आएगा नहीं। गुड गवर्नेंस तब आएगा जब आप ट्रांसपेरेंसी लाएंगे। हाँ, तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोग इसको आगे ले जाने का कोशिश करें। हमारे बीच में सुमन जी आई हैं। सुमन जी, आप कुछ कमेंट्स करना चाहेंगे? हम चाहते हैं कि आज का जो हम लोग का रूपरेखा है वो ओपन डिस्कशन है, एंड टू टॉक ऑन द सब्जेक्ट
तो आप लोग सब फ्री हैं अपना अपना यू नो। मेरा जी सुमन जी जी हाँ, मेरा एक सवाल था, जैसे अभी पर्यावरण या पेड़ पौधा लगाने को गवर्नमेंट काफी प्रमोट कर रही है, तो मैं अपने घर में जो है ना किचन गार्डनिंग शुरू करना चाह रही थी। ठीक है, उसके लिए मैंने मतलब पास के एक पर्यावरण विभाग से मैंने बात भी की थी। तो उनका जो प्रोजेक्ट था ना वो था, उन्होंने मुझे बताया कि 50,000 का उसमें खर्च है और 50% सब्सिडी गवर्नमेंट देगी, यानी 25,000 रुपया मुझे इन्वेस्ट करना है। तो मैंने उनको ये मतलब बोला कि जैसे 25,000 रुपया यदि मैं खर्च नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं इंटरेस्टेड हूँ कि मेरे घर में, मैं बोली मैं अपने घर में सिंगल पर्सन हूँ, तो मुझे बहुत ज्यादा उतना ज्यादा अमाउंट में मुझे जरूरत भी नहीं है उत्पादन की, और नहीं मैं इतना ज्यादा मतलब कंज्यूम भी मैं नहीं कर पाऊंगी और नहीं मैं मार्केटिंग कर पाऊंगी। तो यदि आप मुझे कम पैसे में, यानी मैंने उनको कहा कि मैं 5,000 से 10,000 के बीच में ही इन्वेस्ट कर पाऊंगी, तो यदि इतने का कोई प्रोजेक्ट है तो आप मुझे बताएं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हम आपको बहुत एक आसान तरीका बताते हैं, बहुत आसान तरीका जो हमने हमारे वाइफ अपनाई है, और वो हम आपको बताते हैं। हर एक पौधा हम लोग दोस्तों के घर से लेते हैं, जो उगाते हैं, तो मुफ्त में मिलता है। जो लोग घर पे पौधा लगाए हुए हैं उनसे दोस्ती बनाइए, उनके घर पे जाइए, उनको शाबाशी दीजिए, उनका मनोबल बढ़ाइए, और फिर चुपके से पूछिए कि हमको एक सैपलिंग दे सकेंगे आप, प्लीज हमको दीजिए। एक से शुरू कीजिए और आप देखेंगे कि आपको 100 से ज्यादा पौधा मिल जाएगा। लोग देंगे आपको मुफ्त में, आपको किसी पे डिपेंड नहीं करना होगा, और फिर आप ही खुद लोगों को सैपलिंग देना शुरू कर देंगे। आप ही खुद लोगों को बोलेंगे जो घर पे आते हैं, जैसे अभी हमारे घर पे कोई भी यदि आता है तो हमारे वाइफ कोई भी इंटरेस्टेड हो जाते हैं कि ये पौधा बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत सुंदर है, तो वो तुरंत उसका एक सैपलिंग बनाकर उनको दे देते हैं कि आप जाइए, आप उनका गमला में लगाकर घर में लगाइए आप। तो इस ढंग से बढ़ा हुआ होगा। आप यदि सरकारी तंत्र पे डिपेंड करेंगे, ये कभी नहीं होगा, ये समझ लीजिए बात को। क्योंकि आप यदि प्राइवेट नर्सरी में जाएंगे, आप देखेंगे कि आपको पौधा कम पैसे में मिल रहा है। जो सरकारी नर्सरी है जिसमें सब्सिडी बोल रहा है और आपको सब्सिडी दिया जा रहा है, ये कह रहे हैं, वहां आपका प्राइवेट नर्सरी से ज्यादा महंगा मिलता है जी। तो हम ऑलवेज ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप दोस्ती बनाइए जो लोग पौधा घर पे लगाए हैं। और कई लोग हैं वो बोलेंगे कि हम तो खरीद के लाए हैं, हम कैसे आपको दे देंगे, बोलते हैं। तो आप बोले कि नहीं, हम तो आपका पौधा नहीं मांग रहे हैं, उनसे जो ग्रोथ हो रहा है उससे यदि सैपलिंग मिल रहा है तो वो सैपलिंग आप हमको प्लीज दीजिए, क्योंकि हम भी आप जैसे हम एक हॉबी क्रिएट करना चाहेंगे। तो इस ढंग से आप इसको बढ़ावा दीजिए, तो हम सोचते हैं कि आपका जो ड्रीम है, आपका जो सपना है, आपके बालकनी में भी अच्छा पौधा लग जाएंगे। आप इसको करिए, कोशिश तो कीजिए सुमन जी, और फिर हम लोग को बताइए एक संडे को कि आपके पास 5 पौधा आ गया, 6 आ गया, 10 आ गया, 100 हो गया, ऐसे बताइए। बिल्कुल, थैंक यू सर। तरु मित्रा आश्रम है पटना में, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पौधे उपलब्ध भी कराती है और साथ साथ लगाने का विधि मेथड ट्रेनिंग भी देती है सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसको प्रचार कीजिए कुमार जी, इसको प्रचार कीजिए। पौधे से ज्यादा मतलब लगाने का तरीका भी आना चाहिए, वही तो नहीं हो पाता है। जैसे पौधे तो मिल जाते हैं, मित्रा आश्रम में आप जाइए, वहाँ पे ट्रेनिंग भी लोग देते हैं और वहाँ पौधा मुफ्त में वो लोग निःशुल्क देते भी हैं। ठीक है, मैं एक बात होगी मेरे पास में कहाँ है। मित्रा दीघा जाने वाले रोड में है। अच्छा, वैसे हम चाहेंगे कि बैक एंड टीम हम लोग अभी एक कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं माउंट आबू जाने के लिए एक टीम। और आज दंडी मार्च का दिन है, जब गांधी जी ने सॉल्ट के अगेंस्ट, टैक्सेशन के अगेंस्ट में एक मार्च शुरू किए थे। बैक एंड टीम आप प्लीज दंडी मार्च का आपने पोस्टर लगाए हैं, और जो हम लोग अभी माउंट आबू जाने का
जो एक डेलीगेशन जा रहे हैं उसका बैनर रिलीज कीजिए। और हम चाहेंगे उदय मन्ना जी प्लीज विस्तार से जरा बताइए हमारे सारे परिवार के लोगों को और जो लोग आज जुड़े हैं इस हम लोग के माउंट आबू मार्च को लेकर लोगों को अवगत कराइए। जय हिंद सर। प्रोफेसर बिजन कुमार मिश्रा जी, आपके नेतृत्व में आरजेएस जो है वो निश्चित रूप से न केवल वेबिनार, न केवल पॉजिटिव मीडिया का वॉलंटरली सपोर्ट कर रही है, खास करके दिल्ली में पॉजिटिव मीडिया काफी सक्रिय है और अपना स्थान सरकारी डिपार्टमेंट में एक पॉजिटिव मीडिया कर्मी के रूप में बना रही है। साहित्योत्सव को भी हम लोगों ने समर्थन किया। साहित्य अकादमी का सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है साहित्य अकादमी अवार्ड, और उसमें भी समर्थन किए हम लोग। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास को भी हम लोगों ने समर्थन किया, और अब आहार मेला लग रहा है उसको समर्थन कर रहे हैं। लेकिन हम लोग यात्रा करते हैं, ये आरजेएस के लिए कोई नई बात नहीं है। मुंबई, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन तमाम, उत्तराखंड, एक विषय लेकर हम लोग जाते हैं, वहां के भाई बहनों से मिलते हैं। इसी कंसेप्ट को लेकर दिल्ली से 9 भाई बहन जा रहे हैं, और गुजरात से 2 और पटना से 3, लगभग 14 लोग हम लोग 27 तारीख को पहुंचेंगे माउंट आबू। आप देख रहे हैं कि माउंट आबू के संस्थापक जो हैं वो उनकी तस्वीर यहाँ लगी हुई है, माउंट आबू का लोगो लगा हुआ है। तो वर्चुअली आपको बताना चाहेंगे कि आजादी की अमृत गाथा का 143वां अंक होगा। इस समय हम लोग 139वें अंक में हैं। ये यात्रा जो है वो 26 मार्च को शुरू होगी और 31 मार्च तक हम लोग यात्रा में ही रहेंगे, यानी वापसी 31 मार्च को होगी। 26 मार्च को यहाँ से डिपार्चर करेंगे और दिल्ली, गुजरात और पटना से माउंट आबू, राजस्थान। जय हिंद जय भारत यात्रा, ये जय हिंद जय भारत इसलिए रखा गया है क्योंकि स्वतंत्रता दिवस पर जब ये आजादी की अमृत गाथा का कल्मिनेशन होगा, जब ये संपन्न होगा, तो प्रोफेसर बिजन कुमार मिश्रा जी के नेतृत्व में वो कार्यक्रम, जिसमें कि मुख्य अतिथि के रूप में भारत के कोशिश हो रही है कि जो भी मैसेज देने वाले व्यक्तित्व हैं, शख्सियत हैं, वो लोग उस मंच पर उपस्थित हों। और स्वतंत्रता सेनानी को हम लोग इस यात्रा के दरमियान, आप देख रहे हैं 23 मार्च भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव का शहीदी दिवस है। उसके अलावा राजस्थान के 3 स्वतंत्रता सेनानियों को इसमें शामिल किया गया है। और इस यात्रा में हम लोग ब्रह्म कुमारी जी का राजयोग मेडिटेशन, मुझे जानकारी मिली है कि भारत की प्रेसिडेंट महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी भी राजयोग मेडिटेशन करती हैं। ये मुझे खबर के द्वारा जानकारी मिली, और हम लोग वहां पर राजयोग मेडिटेशन को ऑब्जर्व करेंगे, खुद मेडिटेशन करेंगे। जो भी टीम जाएगी, 27 को पहुंच जाना है, 27 मार्च को। और सकारात्मक जीवन निर्माण कैसे हो सकता है, इस पर भी वहां पर बैठक होगी, और साथ में स्वतंत्रता सेनानी जिनका जिक्र हमने किया, उनको भी हम लोग नमन करेंगे। और एक और चीज बता दूं कि वहां पर एक होटल में, माउंट आबू के एक होटल में एक प्रेस वार्ता और नागरिकों के साथ वार्ता, ये भी तय किया जा रहा है, ताकि वहां के नागरिकों से भी, वहां के जो भाई बहन है माउंट आबू के, उन लोगों से हम लोग मिले। उसकी तैयारी हो रही है, क्योंकि साथ में 2 आकाशवाणी के डायरेक्टर जा रहे हैं, लेखक डॉक्टर हरि सिंह पाल जी वाइफ के साथ जा रहे हैं, और राजेंद्र उपाध्याय जी वो जा रहे हैं, आकाशवाणी से रिटायर्ड हैं, डायरेक्टर रैंक से, और वो लेखक भी हैं। पुस्तक मेले में उनकी किताबें भी प्रदर्शित हुई थी। और साथ में हम लोगों के जो आध्यात्मिक गुरु हैं, विचारक हैं, सुरजीत सिंह दिदेवार जी, ये जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आरजेएस ऑब्जर्वर, जिन्होंने सकारात्मक भारत आंदोलन की स्थापना की, वो भी साथ में मार्गदर्शन देने के लिए हम लोगों के बीच रहेंगे। और साथ में कुछ मीडिया कर्मी रहेंगे, कुछ फोटोग्राफर रहेंगे, और कुछ संपादक रहेंगे। प्रांजल श्रीवास्तव, आकाश श्रीवास्तव, और ये नीरज सोनी जी रहेंगे, ये दिल्ली से। प्रफुल्ल डी सेठ जी एंड रंजन बेन सेठ जी गुजरात, बड़ोदरा से, वो लोग डायरेक्ट पहुंचेंगे 27 तारीख को, और जो जुड़े हुए भी हैं। इसके अलावा मुन्नी कुमारी जुड़ी हैं, वो दिलीप वर्मा जी और अनुराधा सिंह जी पटना से, वो लोग वहां पे पहुंचेंगे। तो इस तरह से हम लोगों की जो ये सकारात्मक यात्रा होगी, वो राष्ट्र को संदेश देने के ख्याल से की जाएगी, जिसमें हम लोग लाइव भी करेंगे, आपस में
बातचीत भी करेंगे। उन सब चीजों को ग्रुप में शेयर किया जाएगा और भारत को जानने की कोशिश होगी। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत भारत को जानने यानी लोगों से जो बातचीत होगी वो भी आप लोगों को शेयर की जाएगी। इतना ही कहना था। और प्रोफेसर बिजन कुमार मिश्रा जी का जो विजन है कि हम लोग रहें या न रहें, लेकिन ये जो सकारात्मक भारत आंदोलन है वो चलता रहे, उसके लिए नई पीढ़ी को आगे आना होगा। ये कुछ कहना था प्रोफेसर बिजन कुमार मिश्रा जी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो आगे एज ए टॉर्च बेरर ले जा रहे हैं, यही बहुत ही एक मान्यता की बात है और हम लोग बहुत आभारी हैं कि आप जो जैसे लोग हैं समाज में जो इसको आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार आप लगे रहे हैं, सारे परिवार को आप जुड़े हैं, हम लोग सबको जोड़ दिए हैं और हम आपको केवल गुड विशेस, बधाई और जो भी हम लोग कर सकते हैं हम लोग जरूर करते रहेंगे। अब हम चाहेंगे कि और कुछ भी जो लोग छूट गए हैं कोई बोलना चाहेंगे। मोनालिसा राय जी, हम आपका देख पा रहे हैं नाम, आप लोग जो भी हैं, श्रीधर रेड्डी, you want to say something, please come without any hesitation, just unmute and come and share your views. Today is an open discussion. I have purposely not kept any keynote speaker and any kind of speakers to ensure that everybody gets an opportunity to speak. हर एक व्यक्ति कुछ न कुछ बोल सके, इसके लिए हम इस ढंग का एक फॉर्मेट बनाए हैं आज आप लोगों सबका राय के साथ। तो कोई भी व्यक्ति आना चाहे प्लीज आइए और अपना राय रखिए हम लोग के बीच में। You want to say anything, Mr. Reddy? Hello. Yes, we can hear you. Please go ahead. Thank you very much, sir. Sir, thank you very much. So I would like to give a few of my ideas, sir. So just now you have been one of our madam, Suman Kumari madam was talking. Hello, can you hear me? Yes, we can hear you. Please. Just now, one of our madam, Suman Kumari madam was talking. You have advised her to take saplings from some of her friends, and madam was that it was a very good advice. But madam was asking after taking samplings how to plant them and how to grow them. That awareness I am not having. I think it is not difficult, sir, because if you go to Google and search for every question, you will get an answer. That is one solution. And you can ask your friends themselves who have given the samplings, how they have grown them, what care they have taken, what steps they have taken to grow them, and they will themselves give some advice. So it will be very easy. And one more thing is, my idea is, sir, from childhood onwards, children must be, we must create awareness among children to make them know about this green energy and use minimum usage of plastic and increasing the greenery. So that by conducting seminars in schools, colleges, conducting quiz programs in schools and colleges, so that when we conduct quiz programs in schools and colleges, people will come forward because they will get some prizes, and they will go to Google and search for all this answer for all these questions: how to increase greenery, how to reduce plastic, how to reduce usage of plastics, all these things. So like that, from childhood onwards, we start creating awareness among the children. So slowly it will be spread, and they will become aware, and it will create awareness among the total society. And one more thing is, if possible, more subsidy must be given by the government there are so much subsidies are being given, but if it is possibility is there, some more subsidy can be given by the government to for people who are using solar energy. For example, in some countries, some incentives are given for people who undergo family planning operation just to reduce the population. In the same way, incentives must be given for employees who are using solar energy by the employees, so that to increase the usage of renewable energy. That is one of my advice, sir. Thank you very much. Very good, very good.
As I have been always mentioning, you see, it is very important to हमको लोकल एनेस्थीसिया लगा देता है पहले। क्या डॉक्टर गुप्ता, you want to say something? हाँ जी, वो मेरी बात थोड़ी अधूरी रह गई थी। तो पर्यावरण के लिए एक तो हम लोगों को ये करना चाहिए, जो मैं करता हूँ, कि जो एडिबल जो फ्रूट्स होते हैं, जिनके सीड्स होते हैं, स्टोन्स, तो वो जरूर इम्प्लांट करें। जैसे जामुन है, आम है, और बहुत जल्दी ग्रो करते हैं ये। अभी हमने गमलों में जो मैंगो की गुठली लगाई थी, उसमें बौर भी आना शुरू हुआ है। वाह, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस। हाँ, और एक जापानीज टेक्निक मैंने पहले पढ़ा था कि उसमें मोटी मोटी टहनियों को लगा के बहुत जल्दी एक जंगल तैयार किया जा सकता है, जिसमें आम वगैरह होते हैं। तो उसमें होता है कि मतलब उसकी जो पतली ब्रांचें हैं वो काट दी जाती हैं और पत्तियों को एज ए मैन्योर उसी की पत्तियों को यूज किया जाता है गड्ढे में। वेरी गुड, वेरी गुड। और एनर्जी के लिए एक तो वेव एनर्जी का मैं सोचता हूँ उपयोग करना चाहिए, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा सी कोस्ट है और वहां पे हमेशा लहरें आती रहती हैं। तो टरबाइन के जरिए उसको भी हम टैप कर सकते हैं। बाकी घरों में जो वाटर सप्लाई होती है, वहां भी टरबाइन के थ्रू जब पानी आता है और जब नीचे जाता है ड्रेन में, तो वो भी टरबाइन के थ्रू हम यूज कर सकते हैं। और एक जगह हमने पढ़ा था कि जैसे सड़कों में इस तरह के एपरेटस लगाते हैं कि जब चलते हैं तो उससे एनर्जी पैदा होती है। तो सड़कों के जरिए या फुटवियर के जरिए भी इस तरह के एपरेटस बनाए जा सकते हैं कि जो एनर्जी में उसको कन्वर्ट कर सकें। और ये प्लास्टिक वाला बहुत हमको अच्छा लगा कि प्लास्टिक का कम से कम यूज करें, और जब जैसे उसको काटें तो उतना ही काटें जितनी जरूरत है, वो अलग बिल्कुल ना करें, क्योंकि माइक्रो प्लास्टिक्स बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट को खराब करती है और ये डिग्रेड होती है जब प्लास्टिक। तो जैसे जो हमारे एनिमल हैं, वो गाय वगैरह वो भी खाते हैं तो उसको पेट में जाती है। बाकी पानी के अंदर भी ये छोटे छोटे टुकड़ों में बट के माइक्रो प्लास्टिक के जरिए ये पॉल्यूट करती है पानी को, और बहुत ह्यूमन बॉडी को भी नुकसान करती है, क्योंकि किडनी में ये रुक जाती है। और एक बात, एनर्जी के कंजर्वेशन के लिए ये भी बहुत जरूरी है कि भले ही हम अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन इंजन को जब हम यूज ना करें, जैसे पेट्रोल पंप पे या रेड लाइट पे, तो उसको बंद करें, जिससे कि उसका जो इफेक्ट है वो एनवायरनमेंट पे ना पड़े। तो ऐसे ही बिजली का भी जब हम यूज नहीं कर रहे हैं तो स्विच ऑफ कर दें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। विजय महांती जी, आपने हाथ रेस किए हैं, प्लीज अपना माइक अनम्यूट करके वीडियो ऑन करके आइए प्लीज। महांती जी, प्लीज कम एंड शेयर योर व्यूज ऑन द थीम ऑफ आवर टुडेज डिस्कशन। उनका ऑडियो कनेक्टेड। Mr. Manti, you have to unmute and come. You have to unmute your mic and come, Mr. Manti. Yeah, please speak. Please speak. Manti Babu, कौन तू? ମୁଁ ଆଗରୁ କିଛି ଶୁଣି ପାରି ନାହିଁ। नहीं हो, whatever you want to say, you please say on the theme. ଆମେ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱ ବିଶ୍ୱ ଦିବସ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଏ ବର୍ଷ ଥୀମ୍ ଅଛି କ୍ଲିନ୍ ଏନର୍ଜି। କ୍ଲିନ୍ ଏନର୍ଜି ଉପରେ ଯୋଉ डिस्कशन चली। Yes, please go ahead. I will translate. हम आप लोगों को, यदि आप लोगों को उड़िया नहीं समझ में आ रहा है तो हम आपको संक्षेप में बताएंगे विजय जी क्या कहना चाह रहे हैं। प्लीज आपको आप अपन कौन तू हिंदी रे को पार तो बेटर हो हिंदी रे कौन तू मानती बाबू कहीं सुबह नहीं
ओके, विल कम बैक टू यू, विल कम बैक टू यू। दीपचंद माथुर जी, आप हम लोग के बीच में आए हैं, अब हम देखे थे, फिर आप कहीं चले गए, अभी आप हैं तो अनम्यूट करके आइए। दीपचंद माथुर जी, आई कैन सी यू। दीपचंद जी, आप अपना माइक और वीडियो ऑन करके अब अपना कमेंट्स प्लीज शेयर कीजिए हम लोग के साथ आज के थीम को लेकर, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे का थीम पे जो परिचर्चा हो रहा है। दीपचंद माथुर जी, आप हैं? और कोई आना चाह रहा है? इफ नॉट देन आई विल पास ऑन द माइक। हाँ, मोहम्मद इशाक खान जी, इशाक खान जी, प्लीज प्लीज। हाँ सर, मैं एक विषय पे बात करना चाह रहा था, इन दिनों बहुत दिखने में आ रहा है। पहले क्या था कि एक सामूहिक तालाब, सामूहिक कुआं या पनघट से पानी का हम लोग सब प्रयोग करते थे, लेकिन अब जैसे ही घर बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है, नींव की खुदाई से पहले हम जमीन के सीने में वो पाइप धंसा देते हैं हैंडपंप के लिए। ऐसा हर घर में ऐसा होने लगा है सर, और जो काफी गहराई तक धंसाता है तो उसके अगल बगल जो कम गहराई के हैंडपंप होते हैं वो सूख जाते हैं। तो इस तरीके से धरती का पानी का काफी दोहन हो रहा है, और इसके बारे में हम लोग कोई सोच नहीं रहे हैं, और इसका कोई पैमाना भी नहीं है कि हम किसी से परमिशन ले या कोई प्राधिकरण, कोई ऐसा कोई डिवीजन हो जहां पर कि इसकी शिकायत हो सके। तो इस तरीके से कॉलोनी बन रहे हैं सर, और हर घर में एक हैंडपंप है इस वक्त, और सबने पानी का दोहन किया है। सब पूरे बागवानी की सिंचाई करते हैं, गाड़ी धोते हैं, सब कुछ करते हैं। इस तरीके से इस पानी का दोहन हो रहा है। तो क्या है कि जो लेवल है जमीन के अंदर के पानी का जो लेवल है वो बहुत ही कम होता जा रहा है, और इसी से रेगिस्तान और धूल मिट्टी ज्यादा हो रहे हैं। इस ओर हमें ध्यान देने की जरूरत है सर, अगर इस एनर्जी की हम बात कर रहे हैं तो। बस यही कहना था। आपने बिल्कुल सही चीज मुद्दा उठाए हैं। यूसी हर जगह पे आप देख रहे हैं कि अभी वाटर हार्वेस्टिंग पे जोर लगाया जा रहा है। वाटर हार्वेस्टिंग इज द ओनली सोल्यूशन। हमको याद है, क्योंकि हम जमशेदपुर में पैदा हुए और जमशेदपुर में हम बड़े हुए। टाटाज ने जब वहां फैक्ट्री लगाया, पहला काम उन्होंने किया कि एक लेक बनवाया, और शहर से दूर में लेक बनाया, और उस लेक को इस ढंग से एक रूप दिया कि वो सारे लेक का पानी पूरा शहर को पाइपलाइन के थ्रू उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, और किसी को भी जरूरत नहीं महसूस हुआ कि हमको डीप बोरिंग करना है, हमको हैंडपंप लगाना है, या हमको वाटर, क्योंकि हर घर में पाइपलाइन बिछा दिया। जब कॉलोनी बनाए तो वो इंश्योर किया कि केवल मैंने पाइपलाइन नहीं बिछाए, लोगों को पानी भी 24 घंटा मिले, इसका भी वो लोग ने उपाय सोचा। तब शहर बसाया और शहर को आगे ले गए। आप लोग सबको एक बार विजिट करना चाहिए उस शहर को, किस ढंग से वो लोग शहर को बनाया, और किस ढंग से शहर में जो रहते हैं उनका देखभाल किया। केवल फैक्ट्री नहीं लगाया, लेकिन जो फैक्ट्री से जुड़े हुए हैं, जो शहर से जुड़े हुए हैं, वो सारे लोगों को कैसे सुविधा मिला। जो टाटाज में काम भी नहीं कर रहे थे, जो दुकान चला रहे थे, जो और सर्विस दे रहे थे, उनको भी किस ढंग से उनका कॉलोनी बसाया, उनको जमीन दिया, उनको घर बनाने का मौका दिया, लेकिन एक प्लान्ड तरीके से। उस तरीके को अपनाने के लिए आज हम लोग का एक अभियान शुरू हुआ है सरकारी तंत्र में, जिसको हम लोग कहते हैं स्मार्ट सिटी कार्यक्रम। अब स्मार्ट सिटी कार्यक्रम में भी ये सारे रूपरेखा को लाया गया है। तो अब कितना वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, किस ढंग से हो रहा है, ये हम लोगों को समझना होगा, और फिर हम लोग को जोड़ना होगा अपने को, और उसको आगे ले जाना है। तो आप जो कह रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको मालूम है, हम जब दिल्ली में रह रहे थे, कभी भी पता नहीं लगता था कि पानी कब आएगा, कितने देर के लिए आएंगे। बट धीमे धीमे हम देखा कि दिल्ली जल बोर्ड अपना काम का तरीका को सुधारा, जल आने लगा पाइपलाइन में, एक टाइमलाइन आया। लेकिन फिर भी लोग अपने आप इनडिस्क्रिमिनेटली, इलीगली डीप बोरिंग करने लग गए। पाइपलाइन है उसमें पंप लगाने लग गए, और वाटर फ्लो डिस्टर्ब करने लग गए।
तो लोगों को नेबरहुड में तकलीफ होने लगे, लेकिन उनको रोकने के लिए कोई सुविधा नहीं रहा, कोई पब्लिक एंगेजमेंट नहीं रहे, RWS कोई काम नहीं किए इसको लेकर। तो ये सब हम लोग को सोचना होगा कि देखो कि आप देखेंगे कि जो सरकारी कॉलोनीज हैं वहां कुछ रूपरेखा है, वहां कुछ ना कुछ सही ढंग से PWD या जो भी एजेंसी है वो काम कर रहे हैं मेंटेन करने के लिए। लेकिन जो कॉलोनी प्राइवेटली ग्रो किया है बहुत अनप्लान्ड रूप से ग्रो हुआ है, तो ये प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। यदि हम ग्रीन एनर्जी को अपनाने का कोशिश कर रहे हैं तो एक प्लानिंग की जरूरत है, वो प्लानिंग होना बहुत ही जरूरत है। हम देख रहे हैं कि आनंद जी कुछ कहना चाहेंगे। आनंद जी आइए, अनम्यूट करके प्लीज। हाँ जी, थैंक यू प्रोफेसर बिजॉन। मैं एक मिनट लेके वाक्य जो मैंने अभी रिसेंटली पढ़ा, एक किताब है इकिगाई करके, और इसमें बताया गया है कि ये जापानीज जो लॉन्गेविटी जो है उनके ऊपर स्टडी हुआ है कि वो लोग 100 साल से ऊपर सबसे ज्यादा लोग हैं पर 100,000 जापान में, और एक पर्टिकुलर एरिया है जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसका एसेंस ये है कि हम वो लोग बहुत ही फ्रूगल तरीके से जो चीज भी है नेचर ने दिया हुआ है उसको बहुत ही फ्रूगली कंज्यूम करते हैं, और वो उतना ही उससे ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, यानी ग्रीनिंग द अर्थ एंड कंज्यूमिंग लेस ऑफ द things. And I think in the context of the green energy transitions, we need to stop and discourage the use of the energy sources which are contributing to harming the earth, and try to encourage, of course government is doing that, और वो वॉइस थोड़ी ज्यादा बढ़े जिससे कि हमारा जो है कूलिंग इफेक्ट आना शुरू हो अर्थ के ऊपर, और हम लोग की सस्टेनेबिलिटी जो है बढ़े फ्यूचर के लिए, द सस्टेनेबिलिटी ऑफ मैनकाइंड। इनफैक्ट उसमें उन्होंने लिखा है कि वो लोग कहते हैं हम जो भी चीज एक्टिविटी करते हैं देखते हैं कि कम्युनिटी के ऊपर उसका इम्पैक्ट नेगेटिव तो नहीं है कुछ, और वो क्या योगदान दे रहे हैं कम्युनिटी। तो ये मैं जो कॉन्सेप्ट ऑफ इकिगाई है वो भी अप्लाई किया जा सकता है इन अ वेरी लिटिल वे इन द पॉपुलेशन। Please share it with us. Please share it with us. We will try to circulate it to all our. I will, sir, at a later time, maybe because I'm just going for a meeting. I just left home. You share it with us later on, and Yes, we will share it with our group. Yes. Thank you very Yes, much. sir. Thank Okay, you very much. I would like to go back to now Uday Manna ji to kindly close the session. Sonu ji, you want to say something? आप कुछ कहना चाहेंगे? सोनू जी पत्रकार बिहार से जुड़े हैं। सोनू जी कुछ बताना चाहेंगे? लगातार जुड़ते हैं आप, अनम्यूट करके आ जाइए। ओके, उदय मन्ना जी क्लोज कीजिए प्लीज। जी, मैं देखता हूँ दीप माथुर जी हैं क्या? वो है नहीं, मतलब वो है बट नहीं। दीप माथुर जी आप आएंगे क्या? बट नहीं भी दीप माथुर जी हैं क्या? जुड़े हुए तो हैं? नहीं, वही हम हम उनको बुलाए थे जी, और हम उसका मतलब जो डेफिनेशन है वो है और नहीं भी है। एनीवे, तो आइए अब जैसा आदेश हुआ है कि अब इसको संपन्न किया जाए, तो यहाँ पर जो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम लोग क्योंकि महापुरुषों को याद करते हैं, तो आज जो है वो हमें उस शख्सियत को याद करना चाहिए, राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को, क्योंकि 15
15 मार्च को जो ये मनाया जा रहा है तो एक वार्षिक कार्यक्रम है और ये दिन पहली बार 1962 में राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी द्वारा प्रस्तावित किया गया था और तब से ये उपभोक्ता संरक्षण कानूनों के महत्व को उजागर करने और उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा के लिए मजबूत उपायों की वकालत करने का ये अवसर बन गया है। और इसी अवसर पर जो है कंज्यूमर ऑनलाइन फाउंडेशन के तत्वावधान में ये कार्यक्रम किया गया। बहुत सारी बातें हम लोगों के सामने आई हैं। निश्चित रूप से सरकार तक भी ये बातें पहुंचती हैं। यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, यानी यूट्यूब पे पूरी रिकॉर्डिंग आपको ये मिल जाती है। अब हमारा फर्ज होना चाहिए कि जो बातें आप लोगों के द्वारा हुई हैं उन बातों को आप लोग ही स्वयं का स्वामी बन सकते हैं। और तमाम 5000 लोग तो आपके फेसबुक पर होंगे, तो एक एक आदमी अगर अपने फेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप बहुत होते हैं, वो रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप, आरजेएस के ग्रुप, सभी ग्रुप में, सोशल मीडिया पे, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया आप याद रखें, अगर आरजेएस पॉजिटिव मीडिया, आरजेएस वाणी और आरजेएस पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कहीं ना कहीं आप पीछे छूट रहे हैं, क्योंकि जो इतिहास बन रहा है उस इतिहास में आपका नाम ही दर्ज नहीं है, कमेंट बॉक्स में आपका नाम नहीं है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, देखिए टीआरपी बढ़ाने की जरूरत होती तो बहुत सारी चीजें, 30 साल की पत्रकारिता का अनुभव है हमें, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन नहीं, पॉजिटिव मीडिया को लेकर हम लोग पैशनेट हैं और दिल्ली के अंदर पॉजिटिव मीडिया अपना स्थान बना रहा है। सरकारी जो ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, आहार मेला में हम लोग स्वैच्छिक समर्थन देने जा रहे हैं, आगे भी जो भी होंगे यात्रा कर रहे हैं, तो इसी से इंडिकेट होता है कि हम लोग निश्चित रूप से देश के लिए, अगली जनरेशन के लिए ये काम करने जा रहे हैं, क्योंकि मिलेट वर्ष है ये, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023। तो इसको लेकर हम लोग आजादी की अमृत गाथा का एक संस्करण करेंगे जिससे कि वो बातें लोगों तक जाए। मोटा अनाज, ये बात हो रही है उपभोक्ता के अधिकारों की, हमारे अधिकारों का हनन हो जाता है, हमारे शरीर का स्वास्थ्य का हनन हो जाता है। हम प्रकृति के साथ कैसे जिए, प्रकृति ने जो कुछ भी दिया है उसके अनुसार क्या हम जी सकते हैं? इसीलिए सादा जीवन उच्च विचार रखा गया है। हम जितना ही लग्जरियस लाइफ जीने की कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे। तो सादा जीवन उच्च विचार, ये तो पुरखों ने कहा है। अब हम सभी का धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि ये चर्चा जो है ये कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन उसका निचोड़ कुछ ना कुछ आरजेएस के वेबिनार में निकलता है। वही निचोड़ जो है आने वाले दिनों में जो शोधार्थी हैं उन लोगों तक ये चीजें कि इस जनरेशन के लोग अगली जनरेशन की कितना चिंता किए, जो विरासत में हम लोगों को मिला उसको सुधारने के लिए हम लोगों ने अपना कितना प्रयास किया, या हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, या धन संपत्ति या कुछ संपत्ति की तरफ ही माया मोह में पड़े रहे। लेकिन आप लोग जुड़कर 1.5 घंटा 2 घंटा जो समय दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आप अगले जनरेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं, अगले जनरेशन के लिए चिंता कर रहे हैं। और यही वसुधैव कुटुंबकम है। जब आप अपना परिवार मानते हैं तभी तो इन चीजों की चिंता कर रहे हैं। आपके अंदर एक शुद्ध आत्मा है, आत्मा जो है एक अच्छे डायरेक्शन में, एक सही दिशा में बढ़ रही है, तभी आप 139वें कार्यक्रम तक पहुंच गए हैं। तो आप सोचिए कि 150वें कार्यक्रम का क्या नजारा होगा, कितना गर्व होगा, कितना सम्मान होगा, और लोग आपको कितने गर्व से देखेंगे कि देखो ये लोग हैं जिन्होंने देश के लिए ये काम किया। तो सभी लोग, मैं सभी लोगों का अगर नाम लेने लगूं तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन मोटा मोटी मैं बता देना चाहता हूं। जो इस वक्त, पहले तो प्रोफेसर बिजन कुमार मिश्रा जी जो कि जिस ढंग से हम लोगों को प्रेरित करते हैं तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, उनको तो सलाम है, कोटि कोटि सलाम है। प्रफुल्ल जी सेठ बड़ोदरा गुजरात से जिस तरह से हम लोगों को मार्गदर्शन दे रहे हैं, और मुझे तो लगता है कि प्रफुल्ल सेठ जी 24 आवर्स जो है हम लोगों के लिए शायद तैयार रहते हैं, और 24 आवर्स तैयार रहने में डॉक्टर हरि सिंह पाल जी भी हैं जो कि हम लोगों के साथ जा रहे हैं। ये दो शख्सियत जो 24 आवर्स हम लोगों के साथ, मतलब आप कभी भी फोन कर सकते हैं और मार्गदर्शन ले सकते हैं, ये दो शख्सियत हम लोगों के माउंट आबू की यात्रा में जा रहे हैं। दीप माथुर जी का तो खैर
सूरज को दिए दिखाने वाली बात है, तो सूरज दीप माथुर जी तो काफी सालों से इसमें लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। उनका भी बहुत बहुत आभार है कि वो जुड़े, क्योंकि वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो सारी चीजों को सुनते हैं। बोलते थोड़ा कम है, लेकिन जब भी बोलते हैं तो बड़े सार्थक और सकारात्मक अंदाज में हम लोगों को दिशा दे देते हैं। तो आकांक्षा जी का धन्यवाद। मोहंती साहब ने जो कुछ भी कहा है, उनकी भावनाएं तो आ गई हैं। विजय मोहंती जी, आपका भी धन्यवाद। मोहम्मद इशाक खान दूरदर्शन दिल्ली के हैं, उनका भी धन्यवाद कि वो समय निकाल कर जुड़ते हैं। मुन्नी कुमारी पटना की प्रभारी हैं आरजेएस की। नवल आनंद जी को भी धन्यवाद, आप लगातार जुड़ रहे हैं। नीरू जैन जी जुड़ रही हैं, रत्नाभ जी जुड़ रहे हैं पटना से। हाँ, फोटो सेशन करते हैं। और ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी, सरोज गर्ग जी नागपुर से, श्रीधर रेड्डी जी, सुमन कुमारी जी, सोनू कुमार जी बिहार से। तो सभी का धन्यवाद करने के बाद एक फोटो सेशन की आप लोग वीडियो ऑन कर लीजिए। और टेक्निकल टीम से अनुरोध है कि आप सभी लोगों का फोटो ले लें। मोहम्मद इशाक खान जी, सभी लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए और स्थिर हो जाइए। रत्ना प्रसाद जी, रत्ना प्रसाद जी आप बैठ जाइएगा थोड़ी देर के लिए, 10 चंद सेकंड के लिए। और देखिए, जब भी हम स्क्रीन पर आते हैं तो हम देखें अपने मोबाइल में कि हमारा चेहरा बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सोनू कुमार कट जाता है जी, मेरे ख्याल से नवल आनंद जी इस वक्त हाँ आ गए। सोनू कुमार जी, दीप माथुर जी, चलिए फोटो ले लीजिए। हाँ, फोटो ले लीजिए। टेक्निकल टीम एक फोटो ले लीजिए। थैंक यू, थैंक यू। मैडम झुंझुनवाला को सामने ले आइए। वो बात हो रही है कि वो एक साथ बैठते क्यों नहीं, कुर्सी दीजिए। सरोज जी का ये डिमांड है, नहीं डिमांड आया है। झुंझुनवाला जी जगह नहीं दे रहे हैं। नहीं, आप कुर्सी भेजे नहीं, जैसे देखिए मैं कुर्सी जगह भेजिए तो हम ना बैठे हैं। ऐसे बढ़िया कुर्सी कुछ नहीं होती है। बहुत ये तो है, ये कुर्सी महिला सबसे बढ़िया है। शक्ति जब पुरुष आगे लड़ता है तो पीछे से बैक करती है। तो इसलिए बगल में रहकर हम लोग बराबरी का दर्जा लेकर राष्ट्र को बराबर नहीं बना सकते हैं। सबका अपना अपना रोल है और दोनों का रोल एक साथ होता है, तब हमारी सफलता होती है। इसी लक्ष्य का हम लोग वेरी गुड अनुकरण कर रहे हैं। मेरे ख्याल से वो अनुगामिनी शब्द रामायण में भी आया है। अनुगामिनी, सीता जी अनुगामिनी थी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वहां से प्रेरित होकर हमारे ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी लगभग 83 के होने वाले हैं। और इनकी 50वीं जो मैरिज एनिवर्सरी है वो आरजेएस फैमिली ने मनाई थी पटना जाकर। ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी एनिवर्सरी मनाने के लिए आरजेएस के लोग वहां पहुंचे थे, पूरी टीम पहुंची थी। और इनकी एनिवर्सरी को हम लोग सफल किए थे, क्योंकि इन्होंने एक संदेश दिया था, राजस्थान लिबास और राजस्थान खान पान। उसी संदेश को लेकर जो है वो हम लोग 50वीं सालगिरह मनाए थे हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से 75वीं भी मनाए और आरजेएस फैमिली को याद रखें। तो बहुत बहुत अच्छा लगता है। गुफ्तगू हम लोगों की जो हो रही है ये ऑनलाइन हो रही है, लेकिन बहुत दिल से मैं आपको बताता हूं कि प्रोफेसर बिजय कुमार मिश्रा जी बहुत बड़ा कार्यक्रम करेंगे 6 अगस्त को। तो आप लोग मई में एक टिकट जरूर बुक करा लीजिएगा। वेरी गुड, कोई, क्योंकि फिर आप जब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। क्योंकि बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम होने जा रहा है। और आप लोग जो सक्रिय हैं वो अपना अपना किताबों के अंदर फोटो देखेंगे, अपने अपने जो स्मारिका निकलेगी उसके अंदर फोटो देखेंगे। और वो जो किताब है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आरजेएस फैमिली पूरे भारत में 25 राज्यों में तो हम लोग खुद ही प्रेजेंट हैं, वो किताब पूरे देश भर में पहुंच जाएगी। और फिर सरकारी संस्थान हैं, उन लोगों को भी हम लोग देंगे। हम लोग भेंट करने के लिए मंत्रियों के पास जाएंगे, कहेंगे देखिए आजादी की अमृत गाथा के 150 कार्यक्रम करने वाली संस्था आपको ये शुभेच्छा आई है, किताब लेकर भेंट कर रही है। तो कितना अच्छा माहौल हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने समय दिया है अगली जनरेशन के लिए। ये सारा समय शोधार्थियों के लिए, ये सारे फोटोग्राफ्स आप समझते हैं, सारी वीडियो रिकॉर्डिंग आपके आरजेएस पॉजिटिव मीडिया। इसीलिए मैं कह रहा हूं आज समय है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 6 अगस्त को आने का निमंत्रण जो है वो हम लोग
कोई ना कोई क्राइटेरिया रखेंगे कि आखिर किन लोगों, क्योंकि भीड़ तो इकट्ठी करनी नहीं, हम लोग नेता तो है नहीं, भीड़ की तो जरूरत है नहीं। एक एक आदमी, MS बिट्टा जी जिस तरह से गाइड करते हैं कि एक एक आदमी को 1-1 लाख के बराबर कहते हैं। जिंदा शहीद जो MS बिट्टा जी हैं, गूगल में डाल के निकाल लीजिएगा, जिन्होंने ये आंदोलन शब्द दिया, जो ये सकारात्मक भारत उदय आंदोलन हम लोग आज बोलते हैं, ये आंदोलन 5.5 साल पहले MS बिट्टा जी का दिया हुआ है। ये वीडियो जारी हुई थी, उसमें उन्होंने बोला, जब घर पे बुलाए थे, जेड सिक्योरिटी है MS बिट्टा जी को, पूर्व पंजाब के मंत्री रह चुके हैं, लेकिन अब पूरे देश के लिए समर्पित विचारों वाले व्यक्ति, शख्सियत बन चुके हैं निर्विवाद रूप से। तो तिरंगे की रक्षा करने की जिम्मेदारी उन लोगों ने RJS की दी। उन्होंने वीडियो में कह रहे हैं कि मैं हजारों प्रोग्राम में जाता हूं, जाते हैं वो, लेकिन वो कहते हैं कि आप लोग थोड़े से हैं, लेकिन आप लोग जो कर रहे हैं, अगर दिल से वंदे मातरम करेंगे तो फिर आप कहीं रुकने वाले नहीं हैं। और दिल से हम लोगों ने उन्हीं की प्रेरणा से, और दीप माथुर जी उस वक्त अप्रूव किए कि हाँ, वंदे मातरम कार्यक्रम हम लोग किया जाए, और उसमें 40 मिनट का भाषण उन्होंने दिया, MS बिट्टा जी ने। उसके बाद ये हम लोग जो जय हिंद और वंदे मातरम आप देख रहे हैं, ये MS बिट्टा जी का दिया हुआ है। वो हम लोग उससे प्रेरित होकर ही फोन पे जय हिंद और वंदे मातरम करते हैं, और अब तो जहां भी मीडिया कर्मी जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, वो भी इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो मेरे भाइयों और बहनों, इतिहास रचने के लिए अपने तन मन धन देना पड़ता है। आजादी के समय भी हुआ था। अब नकारात्मकता से आजादी का ये आंदोलन जो है, ये कैसे इतिहास बना रहा है, इस पर थोड़ा सा विचार करने की जरूरत है। कहीं किसी को कोई दबाव डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतिहास निर्माण करने के लिए खून भी लोगों ने दिया है। यहाँ खून देने की तो जरूरत है नहीं। यहाँ तो आपको विचारों को सकारात्मक अपनों के साथ बातचीत करनी है, और कुछ नहीं करना है। अपने और अपने लोगों के साथ ही पॉजिटिव बातचीत करनी है। और हम लोग जहां भी जा रहे हैं, मैं एक और बताना चाहूंगा, डॉक्टर कमल किशोर गोयनका जी दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रह चुके थे, और प्रेमचंद पे देश भर में सबसे ज्यादा काम करने वाले डॉक्टर कमल किशोर गोयनका जी को से हम लोग मिले, पॉजिटिव मीडिया कर्मी, और वहां पे एक टेबल था हम लोगों के लिए। देखिए, पॉजिटिव मीडिया कर्मी स्वैच्छिक समर्थन जब करते हैं तो हम लोगों की कोई शर्त नहीं होती है, लेकिन वहां एक पेड़ के नीचे साहित्योत्सव मनाया जा रहा है, मंडी हाउस नई दिल्ली में साहित्य अकेडमी का परिसर था, वहां एक टेबल था, और उस टेबल के चारों तरफ कुर्सियां लगी हुई थी पेड़ के नीचे। हम लोग वहां बैठ गए। इतने में हमारे अशोक कुमार मलिक जी, जो कि पोएट है, पॉजिटिव मीडिया कर्मी है, जर्नलिस्ट है, उन्होंने पहचान लिया उनको। वो कमल किशोर गोयनका जी उनके पास आए, बोले और बातचीत करने लगे। जब नाम मैंने सुना कमल किशोर गोयनका जी, मैं भी पहचानता नहीं था, लेकिन RJS के इसी मंच पर जैसे आप लोग जुड़े हैं, वो भी आ चुके थे। प्रेमचंद पर देश भर में सबसे ज्यादा, उनके पास पांडुलिपि है प्रेमचंद की पांडुलिपि सुरक्षित उनके पास रखी हुई है। और ऐसी शख्सियत वहां आकर साधारण ढंग से बैठे और हम लोगों ने बातचीत शुरू किया। नीरज सोनी जी पत्रकार, और अशोक मलिक जी पत्रकार, और उदय मन्ना, मैं, हम लोगों ने तीनों ने उस टेबल पर बातचीत की। वो समझिए कि पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस का एक प्रारूप जो है, वो RJS पॉजिटिव मीडिया के YouTube पर है। क्या जबरदस्त बातचीत हुई है, क्योंकि हम लोग केवल मीडिया नहीं है, हम लोग पॉजिटिव मीडिया है। हम लोग भाई बहन के रिश्ते से वहां जाते हैं कि हमारे पूरे भारत के भाई बहन आए हुए हैं, उनसे चलो मिलते हैं। और हम लोगों ने कई अवार्डियों से बातचीत की। हम लोगों ने सारे अवार्डीज का मीडिया से संवाद था, वो लगभग 2 घंटे का संवाद हुआ, उससे ज्यादा ही 2 घंटे से ज्यादा का संवाद जो है RJS पॉजिटिव मीडिया पर। एक जो साहित्य सम्मान का अवार्डी है, उन्होंने क्या कहा, वो सारी रिकॉर्ड जो है वो शोधार्थियों के लिए हम लोग लाइब्रेरी बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। और अब ज्यादा कुछ न कहते हुए, क्योंकि दिल की बात जुबान पे आ ही जाती है, अब हम लोग श्रद्धांजलि सभा में चलते हैं, और सभी का आभार व्यक्त करते हुए हम आज गांधी को भी याद करेंगे, और गांधी के साथ जिन लोगों ने सहयोग दिया, अंग्रेजों की जो कानून था उसको तोड़ने के लिए जिस तरह से गांधी जी ने दांडी मार्च किया 12 मार्च को, वो अपने आप में एक मिसाल बन गया। वो प्रेरणा दे रहा है। आज हम लोग मना रहे हैं विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। अधिकारों के लिए लड़ना गांधी जी ने भी सिखाया था, और सत्याग्रह उनका हथियार था। RJS का भी हथियार इसी तरह का है, अहिंसक। तो दांडी मार्च जो कि 12 मार्च से 6 अप्रैल 1931 तक चला। तो यहाँ पर जो वीडियो है, मैं टेक्निकल टीम से चाहूंगा कि वो जारी करें, जो कि अरुणेश द्विवेदी जी, जो कि एक लेक्चरर हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं, अरुणेश द्विवेदी जी की ये दूसरी वीडियो है जो आई है दांडी मार्च दिवस पे। जी अरुणेश जी, जय हिंद।
नमस्कार, मैं हूं अरुणेश कुमार। आज 12 मार्च है और 12 मार्च का दिन हमारे इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा है। और वो क्यों लिखा है? क्योंकि 12 मार्च को ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च निकाला था। तो आरजेएस फैमिली की तरफ से महात्मा गांधी जी और उनके साथ में जिन लोगों ने भी इस आंदोलन को सफल बनाने में अपनी भूमिका निभाई, उन सबको आरजेएस फैमिली नमन करता है, वंदन करता है। आपको बता दें कि दांडी मार्च जो निकाला गया, ये आखिरकार क्यों निकाला गया? दरअसल नमक एक्ट 1882 में अंग्रेजों ने बनाया था और इसके पीछे का मकसद था कि नमक बनाने और उसकी बिक्री में अंग्रेजों का एकाधिकार रहे, मोनोपोली रहे। भारत के समुद्री तटों पर नमक स्वतंत्र रूप से उपलब्ध था। इस कानून के चलते भारतीयों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि उस पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। तो यानी ये हवा और पानी की तरह जो नमक हमारे जीवन की सबसे जरूरी चीज है, उस पर कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने अपना अधिकार, अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की और उनकी इस कोशिश को नाकामयाब बनाया इस दांडी मार्च ने। और महात्मा गांधी की कोशिशों से यह मार्च पूरी तरह से सफल रहा। महात्मा गांधी ने ठीक 4 दिन पहले यानी 8 मार्च को अहमदाबाद में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि हम इस अंग्रेजों के दमनकारी नीति और इस फैसले के खिलाफ देश भर में व्यापक आंदोलन चलाएंगे। वो नमक आंदोलन के रूप में फेमस हुआ। इसके साथ ही उन्होंने दांडी नाम का वो स्थान है जहां पर महात्मा गांधी जी ने और उनके अनुयायियों ने पहली बार नमक बनाकर नमक के कानून को तोड़ा। और गांधी जी के इस दांडी मार्च की देश भर में चर्चा हुई। बहुत बड़े लेवल पर ये आंदोलन सफल रहा। इसके बाद पहली बार 78 लोगों का जन समूह था जो महात्मा गांधी के साथ दांडी मार्च में जुड़ा। लेकिन जब ये आंदोलन सफल हुआ, अंग्रेजों को एक कड़ा सबक सिखाने में गांधी जी सफल हो गए। इसके बाद गांधी जी के साथ पूरा देश जी, तो इस तरह से इस कार्यक्रम जो आज़ादी की अमृत गाथा में आप सब जुड़े आए, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम का जो सार है वो हम चाहेंगे कि प्रोफेसर बिजन कुमार मिश्रा जी लोगों को समझाते हुए बता दें आज के कार्यक्रम का जिस्ट जो है। प्रोफेसर बिजन कुमार मिश्रा जी। So the summary is awareness. लोगों को जागरूक करना और जो हम लोग ऑलवेज कहते भी हैं, जागरूक उपभोक्ता सुरक्षित उपभोक्ता। और आज का जो थीम जो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 15 मार्च को जो लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे हमारे देश में, भले आपका हमारा पैसा लेकर सरकार ने एक बजट बनाया है इसको आगे ले जाने के लिए, लेकिन हम लोग का भी जिम्मेदारी है किस ढंग से हम लोग उस बजट का उपयोग करवाएं, किस ढंग से हम लोग उसको आगे ले जा सकें। और आज G20 का नेतृत्व हम लोग के भागदौड़ में है और मैगजीन में आप देखें जो हमारे शेरपा है, बहुत ही सक्रिय व्यक्ति हैं, मिस्टर अमिताभ कांत, वो इसका सक्रिय है, उनका शेरपा है और उसको वो उनके मार्गदर्शन में प्रधानमंत्री जो चेयर है वो लेकर चल रहे हैं। और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन हम लोग को स्मूथली करवाना होगा, सबको लेकर, सारे स्टेक होल्डर्स को लेकर। और हम लोग को ये भी सोचना होगा कि कैसे ये ट्रांजिशन हमारा क्षमता को बढ़ाएं
हमारा एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाएं और ये अफोर्डेबल हो। और हमारे जस्टिस डीपी चौधरी जो आए थे हम लोग के बीच में, स्टेट कमीशन के प्रेसिडेंट, उड़ीसा स्टेट कमीशन, कंज्यूमर डिस्प्यूट कमीशन, उन्होंने भी कहा कि हम लोगों को सरल होना होगा, समझाना होगा लोगों को, अवेयरनेस बिल्ड करना होगा। और हमारे जितने विमेन मेंबर्स हैं, सदस्य हैं हमारे परिवार में, हमारे जितने लेडी मेंबर्स हैं, उनका एक मतलब अहम रोल है। और हम चाहते हैं कि विमेन एम्पावरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम लोग के देश में अभी भी वुमेन एम्पावरमेंट काफी नेग्लेक्टेड है, बट बढ़ रहा है। हम ये नहीं कहेंगे कि वो जो 10 साल पहले था वो आज वैसे ही है, अब बढ़ रहा है। और इस ग्रीन एनर्जी को लेकर आगे बढ़ना हम लोग के लिए अनिवार्य हो गया है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल एनवायरनमेंट को नाश कर रहा है, जिसके चलते कई मतलब हम लोग को चैलेंजेस सामने आ रहा है। तो हम लोग को धीमे धीमे समझ के इसको आगे ले जाना होगा। आई वांट टू थैंक उदय मन्ना जी फॉर एंड हिज टीम फॉर रिकॉर्डिंग द सेशन, एंड आई एम श्योर जैसे आप YouTube में हर समय लगा के रखते हैं, ये भी एक वो गैलरी में जाएगा जो लोग उपलब्ध कर सकते हैं, जो लोग आज अटेंड नहीं कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। प्रफुल्ल भाई, हमारे श्रीधर रेड्डी जी, नवाब आनंद जी, झुंझुनवाला जी, बिकॉज आप लोग सब नहीं होते तो ये आज कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता था। तो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, थैंक यू। तो इस तरह से आजादी की अमृत गाथा का 139वां कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न किया जाता है 12 मार्च 2023 को। और आरजेएस पॉजिटिव मीडिया जो ये बैनर ऑनलाइन वर्चुअल जो लॉन्च आप सभी के बीच प्रोफेसर बिजन कुमार मिश्रा जी ने किया है, फिजिकली जो है 23 मार्च शहीद दिवस है, राजगुरु भगत सिंह सुखदेव जी का शहीदी दिवस के दिन हम लोग दीदेवार जीवन ज्योति में आरजेएस फैमिली इकट्ठी होगी, वहां ब्रह्म कुमारी संस्था से भी हेड आएंगी और हम लोग उस बैनर को फिजिकली जारी करेंगे, लॉन्च करेंगे। और दीप माथुर जी भी साथ जा रहे हैं। क्या दीप माथुर जी आप सुन रहे हैं क्या? दीप माथुर जी आरडब्ल्यूए के प्रेसिडेंट भी हैं और शायद उसमें बिजी हैं, संडे को मीटिंग वगैरह होती है। दीप माथुर जी आप तक हम लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। हमको अब निकल जय हिंद जय भारत। जी सर, जय हिंद जय भारत। अगले रविवार को फिर हम लोग मिलेंगे और तब तक पॉजिटिव मीडिया कर्मी जो है वो साहित्योत्सव को कवर कर रही है और उसके साथ साथ हम लोग 14 से 18 2023 14 मार्च से प्रगति मैदान में लगने वाले इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के आहार मेला को, जिसमें कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 है, मोटा अनाज, इस पर आजादी की अमृत गाथा का एक संस्करण किया जाएगा। जय हिंद जय भारत। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।